थोड़ा लग रहा है टेकअप कर रहा है मामला। चलिए, तो ब्रेक के पहले कुछ बातें हम लोगों ने की। अभी मैं कुछ इस तरह का शेयर कर रहा हूं जिस तरह की हमारा आपका कनेक्ट बन सके और थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज को हम साथ लेके चल पाए और फिर धीरे धीरे टेकअप करेंगे। तो एक तो मैंने शेयर किया आपसे कि हमारे संविधान में ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके आधार पे ये सुनिश्चित किया जाए कि वोट देते समय आदमी सही व्यक्ति का चुनाव करेगा। क्यों? क्योंकि आप में से कितने लोग हैं जिनको कभी कभी लगता है कि मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं और कभी कभी लगता है यार मैं ठीक आदमी नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। जब मैं खुद के साथ ही ऐसा कर रहा हूं तो मैं दूसरे को कैसे पहचानूंगा? तो इसका ये भी एक मीनिंग निकला कि हमारे पास अल्टीमेटली देखो, दो वक्त की रोटी कमानी है या किसी पद के लिए हमको लोगों को लेना है, उसके लिए 20-22 साल 25 साल की पढ़ाई, उसके लिए दो दो एग्जाम, फिर इंटरव्यू, इतनी मेहनत कर रहे हैं हमको। लेकिन आदमी को उसका माइंडसेट कैसा होगा इसको जज करने के लिए हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है। इसलिए जब करवल साहब ये कहते हैं कि जो भी ट्रेनिंग हमने दी और बहुत इंटेंसिटी के साथ दी, उस ट्रेनिंग का उपयोग ये समाज के पोषण के लिए करेंगे कि शोषण के लिए करेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसका सीधा मतलब इतना ही है कि फिर चाहे कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, फिर एक डॉक्टर अपने ज्ञान का उपयोग समाज के पोषण के लिए करेगा कि दिल्ली के बड़े टॉप हॉस्पिटल्स के डॉक्टर, वो क्या बोलते हैं, वो रैकेट्स जो शरीर के अंग बेचते हैं, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, है ना, जो ऑर्गन्स को बेच देते हैं ना, क्या पेशेंट आया, वो अपना इलाज करवाने आया, उसको 10 साल बाद पता चला मेरा एक किडनी पे ही मामला चल रहा है ना, उसको 10 साल बाद पता चला, ठीक, और आपने उसकी किडनी निकाल के बेच दी। तो ऐसे तमाम बड़े हॉस्पिटल्स और बड़े डॉक्टर्स के नाम कभी कभी इसमें आते हुए दिखाई देते हैं। तमाम ब्यूरोक्रेसी का हाल आपके सामने है ही है, नेताओं का हाल आपके, नेताओं के प्रति मेरी काफी सिंपैथी है, उनके बेचारों का रोजगार ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि फंडामेंटल में, बेसिक में ये मिसिंग है कि मैं एक इंजीनियर कैसे अच्छा होगा, तो उसके लिए पैरामीटर्स हमारे पास हैं, हम इंटरव्यू लेके या उसका टेस्ट लेके समझ सकते हैं कि वो कैसा इंजीनियर है। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग वो कैसा है, इसका तो हमारे पास कोई टेस्ट नहीं है, कोई नापने का तरीका नहीं है। हम जोज किससे रहे हैं? कोई भी इंजीनियर इंजीनियर होगा कि डॉक्टर होगा कि कोई भी व्यक्ति होगा, फाइनली उसके हाथ में जो स्किल है, वो स्किल को यूज करने वाला कौन है? उसके स्किल को यूज करने वाला उसका अपना माइंडसेट है। जैसा उसका माइंडसेट है वैसा वो अपने स्किल सेट को यूज करेगा। तो कुल मिला के बंदर के हाथ में उस तरह हम यहां पहुंचे। जी, थैंक यू। तो एक घटना और आपसे शेयर करता हूं। तो इस एक घटना में हमने पाया कि किस तरह से पूरा बेस ही हिला हुआ है और कैसे हम चीजों को हैंडल करें। आपके सपने, आपकी चाहनाएं, आपके माँ बाप के सपने, है ना, जो कुछ भी आपने देखे हैं वो सही अर्थों में जमीन पर डिलीवर हो पाए। एक और घटना आपसे शेयर करता हूं। हमारे साले साहब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, आईआईटी रुड़की में उनका ऑफिस है, मतलब वो पूरा उनका सेटअप है, गवर्नमेंट का सेटअप है, वो उसमें साइंटिस्ट थे। संयोग से हमारी शादी हुई तो साले साहब के पास मिलने जाते ही थे। तो वहां पता चला कि रायपुर से भी कोई है और उनको बुलवाया, उनसे बात बात हुई। तो रायपुर में एक सज्जन है जो कभी वहां के एक सबसे बिगड़ैल कॉलेज के प्रिंसिपल हुए और उन्होंने इस बिगड़ैल कॉलेज को स्कूल बना दिया। फिर वो वहां के वाइस चांसलर हुए, वहां की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के, और वहां पे वो मंत्री हुए। ऐसा डेड ऑनेस्ट व्यक्ति जिसने अपनी वाइफ को कभी सरकारी गाड़ी में नहीं चढ़ने दिया, मतलब इतना डेड ऑनेस्ट। तो संयोग से वो उनके दामाद
दामाद थे। तो फिर बात हुई तो उन्होंने हमको, वो जो सज्जन थे, डेड ऑनेस्ट वाइस चांसलर और मंत्री, अब तो रिटायर हो चुके थे, 80 साल के करीब थे, तो उन्होंने हमको घर खाने पे बुलाया। तो मेरी ऐसे लोगों से मिलने की, क्योंकि कभी मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, मैं भी उस स्ट्रगल और पीड़ा से गुजरा हूँ, तो ऐसे लोगों से मिलके उनके दिल का हाल पूछूं, ऐसा मन में रहता था। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैं आप सारी जिंदगी इतनी ईमानदारी से जिए और संयोग से आप वाइस चांसलर भी हुए और फिर आप मंत्री भी हुए, क्योंकि ऐसे लोगों का मंत्री पद तक पहुंचना आजकल लगभग संभव नहीं है या मुश्किल। तो अब 80 साल की उम्र में आपको कैसा लगता है कि आप जैसा जिए वो ठीक था, या यदि आपको अब कैसे निष्कर्ष आ रहे हैं कि आपको लगता है कि उसमें कुछ करेक्शन करना चाहिए था? तो उनका जवाब बहुत अजीब था। उन्होंने कहा, देखो, हम हैं कुत्ते की पूंछ। कुत्ते की पूंछ के बारे जानते हो? वो नलकी में डाले, 13 साल रखे तो निकालने के बाद टेढ़ी ही रहती है, ऐसा बोलते हैं। कभी डाल के तो देखी नहीं, पर ऐसा बोलते हैं। बोले हम जैसे हैं वैसे ही हैं, मर जाएं, कट जाएं, बर्बाद हो जाएं, पर हम ईमानदार थे, हम ईमानदारी से ही चल सकते हैं। इसको हमारी मजबूरी भी कहें या हमारी नियति कहें, हमारा माइंडसेट ही ऐसा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो हम तो ऐसे ही। इसके बाद जो उन्होंने कहा वो थोड़ा सोचने वाली बात थी। उन्होंने कहा, पर निकला कुछ नहीं, क्योंकि एक तो उनके अपने परिवार के लोग ही उनके विरोध में थे कि क्योंकि उन्होंने अपने किसी परिवार के आदमी को जिंदगी भर कोई फायदा नहीं होने दिया, वो मंत्री रहे तो, कोई भी पद पे रहे तो। और जब आपने परिवार को कोई फायदा नहीं है तो बाकी भी किसी को कोई फायदा नहीं दिया। और उनके पढ़ाए हुए सारे लोग आज छत्तीसगढ़ सरकार के सबसे भ्रष्ट मंत्री हैं। तो ये पीड़ा का विषय है कि सारी जिंदगी मैंने जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए काम किया, मेरे ही पढ़ाए हुए बच्चे आज इस जगह में पहुंचे हैं। और मैं भी उन लोगों को जानता हूं, जब उन्होंने मंत्री पद पे आए तो उन्होंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की, ऐसा नहीं है कि नहीं की। लेकिन जब उन्होंने पाया कि ये सिस्टम में ऐसे नहीं चलेगा, तो उन्होंने फिर दूसरे तरीके अपनाए और अपने आप को बदला। ऐसे ये भी एक बड़ी कहानी है कि अधिकांश ऑफिसर आप जैसे लोगों की तरह, आप जैसे युवाओं की जिंदगी में जब वो युवा होते हैं तो बड़े अरमानों के साथ, बड़े इमोशंस के साथ बहुत कुछ अच्छा सोच के सिस्टम में आते हैं। लेकिन जब सिस्टम में आते हैं तो सिस्टम उनको ठोक पीट के अपने साइज में सेट कर लेता है। कुछ ही लोग होते हैं वाघेला सर जैसे, कुछ ही लोग होते हैं हसमुख भाई जैसे, और इनकी संख्या मैं पूछूं वाघेला साहब की बढ़ती जा रही है कि घटती जा रही है? घटती जा रही है ना। वाघेला साहब से परिचय आप लोग का है कि नहीं? नहीं है। वाघेला साहब को माइक दो। देखो, ऐसे लोग हमारे बीच में है, ये हमारी हमारी इस 7 दिन की एक खूबसूरती ये भी है कि ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जिनको थोड़ा खुल के बताइएगा, संकोच मत कीजिए, आप किस पद पे रहे और क्या आपने थोड़ा सा किया, ताकि जब हम साथ रहेंगे तो ये आपसे इंटरेक्ट करेंगे। और इस दर्शन से ऊपर आ जाइए, और इस दर्शन से जुड़ के आपको क्या मिला? હું ઇન્દ્રસિંહ વાઘેલા थोड़ा माइक ऊपर करें। ને ડોલિયા ગામ છે ધંધુકા તાલુકા પાસે સરકારમાં ये તમારી फोन જેમ बंद જ कर दो। તમારી જેમ જ જીપીએસસી ની એક એન્જિનિયરિંગ સર્વિસ આવે છે એમાં વર્ગ 1 માં સારી રેન્ક પર પાસ થઈ અને સરકારી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર તરીકે દાખલ થયો, ચીફ એન્જિનિયર તરીકે નિવૃત્ત થયો। જીવન વિદ્યા માટે 2012માં જે હસમુખ પટેલ સાહેબ એમણે કીધું, અત્યારે હું એમનો સલાહકાર છું, ટેકનિકલ સલાહકાર છું। એટલે ભૂતકાળમાં એક સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ બની હતી, એનો હું ચીફ એન્જિનિયર તરીકે અને 2 આઈજી હતા, એમાં એક આઈજીના એ હતા, એટલે એમનાથી અમારો પરિચય થયો હતો। એમનો આગ્રહ હતો કે તમે જીવન વિદ્યા કરો, પણ મને એવું હતું કે આ રિટાયર થઈને કરશું આપણે, એટલે ના કરી। અને એક બીજા જ અમારા મિત્ર છે પોષક પટેલ, ડોક્ટર પોષક પટેલ, આપણે ક્યારેક અહીં લાવીશું એમને, પછી મને લઈ ગયા અને જીવન વિદ્યા કરી ત્યારે મને એવું લાગ્યું આ ભૈયાને મળે ને એટલે મેં જીવનની અંદર કેટલાય અભિમાન ઘૂસી ગયા હતા। પહેલા તો જન્મે કેક મળ્યું હતું મને,
પછી ક્લાસ 1 માં સિલેક્ટ થયા હોય એનો હોય, પછી પૂર્ણ પ્રામાણિકતાથી જીવતા હોય એનું થયું, કંઈક ભેગું થયું હતું. એટલે નોકરી દરમિયાન ઘણા બધા માણસો આપણાથી ખૂબ હેરાન થયા, ખૂબ એટલે આકુળ વ્યાકુળ થઈ ગયા હોય, નોકરી છોડીને જતા રહ્યા હોય, આવું બન્યું હોય, બદલીઓ લઈ લીધું હોય. પણ શિબિર કરવાનું થયું ત્યારે સોમભૈયાની સાથે વાત કરવીમાં સોમભૈયાનું એક જ વાક્ય હતું કે ભાઈ ઘણો ગુસ્સો કર્યો. એમને કીધું કે વાઘેલાજી જો ગુસ્सा है ना वो हमारी अक्षमता की निशानी है. પછી મેં મારા જીવનના 20-25 બનાવો ગોઠવ્યા, એમાં ક્યાંય વાક્ય ખોટું નહોતું. તો પછી એવું કે 2012 કર્યું હોત તો એ જ કામ વધારે સારી રીતે કરી શક્યા. એટલે યોગ્ય સમયે આપણે મળ્યા છીએ અને પ્રામાણિકતાપૂર્વક જીવવું ઘણું મુશ્કેલ છે. ત્યારે આવું દર્શન અથવા કંઈક આપણી સાથે હશે ને તમારી તો તમને ખૂબ ઉપયોગી થશે. અને જો કદાચ મેં પછીના જીવનમાં કુટુંબનું મહત્વ છે, પછીના જીવનમાં તમે કરશો, તમે જાણશો કે તમારા કુટુંબી જાણશો તો તમને ખૂબ ઉપયોગી થશે. હું એવું કહી શકું કે જીવન વિદ્યા મારા જીવનમાં આવવાથી મને અસામાન્ય ફેર પડ્યો છે અને તમને બધાને પડવાનો જ છે. नमस्ते. मैं गुजराती थोड़ा तो समझ पाता हूँ, पर जब कोई फ्लो में बोलता है तो पूरा पूरा साथ चलने में दिक्कत हो जाती है. तो आपने कुछ अच्छा ही कहा, आपने ताली बजाई. लेकिन मैं जो एक कहानी सुनाई है आपको, तो एक तो ये भी सभी जगह में आप एक क्लियर ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं कि ईमानदार लोग ऑब्सलीट होते जा रहे हैं, ये प्रजाति ही खत्म होने जा रही. किसी भी जगह में देखिए गुजरात में कितने आईपीएस ऑफिसर हैं, फाइनली कितने बचे, ये तो आपको डेटा आजू बाजू देख के समझ में आ जाएगा. आईएएस ऑफिसर्स कितने हैं, फाइनली कितने टिक पाए सिस्टम में. तो ऐसा बोल के मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन अब सवाल ये सोचना है कि जिस जिंदगी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं वो जिंदगी कैसी होगी, आप उसको कैसा बनाना चाहेंगे. और मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको कोई ईमानदारी से जीने का उपदेश दे रहा हूं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं. लेकिन धीरे धीरे देखते हैं क्या निकल के आएगा और क्या हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे. तो इससे क्या समझ में आया, क्या ईमानदार होना अच्छी बात है? ये भी क्वेश्चन मार्क है ना. यदि कोई चीज लगातार घट रही है, देखो जो चीज मल्टीप्लाई नहीं होगी वो ऑब्सलीट हो जाएगी. यदि कोई चीज लगातार घट रही है, इसका मतलब उस दिशा में चलने का लोगों का कॉन्फिडेंस या उनको लग रहा है कि यार ये प्रैक्टिकल नहीं. ये भी तो सोचना पड़ेगा ना. तो मेरी दृष्टि में अब मुझको ऐसा लगता है यार ईमानदारी से भी बात नहीं बनेगी. ईमानदार होना भी कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं. मैं नहीं बोल रहा हूं कि ईमानदार होना खराब बात है, पर ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है, ये अपने आप में भी कंप्लीट नहीं है. ये भी मैं अभी कह रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे इसका मीनिंग समझेंगे कि फाइनली फिर क्या करें. करप्ट होना भी अच्छी बात नहीं है, ईमानदार होना भी अच्छी बात नहीं है, तो फिर क्या करना है. तो इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होने से कोई काम चलेगा. तो जो कुछ बातें मैंने आपसे की, इसका एक ही मतलब है कि हम जहां खड़े हैं, देखो कोई भी जब गूगल में कोई जर्नी करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या डालना होता है हमको, लोकेशन डालते हैं, डेस्टिनेशन डालते हैं और वो हमारी जर्नी ट्रैक कर देता है. तो उस तरह से आज की डेट में आपका लोकेशन क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है और उसको कैसे एक सही दिशा दे पाए, तो दोनों को समझना जरूरी है. तो एक तो मैंने कुछ बातें कह के आपको वर्तमान जो लोकेशन है उसके बारे में कुछ बातें कहने की कोशिश की. संविधान कहाँ खड़ा है, माइंडसेट कहाँ खड़ा है, कुछ और बोलूंगा, लेकिन एक हमको अंदाजा लगा. और फिर फाइनली मैंने कहा कि देखो ये ईमानदारी भी चल नहीं पा रही है, तो कुछ और सोचने समझने की जरूरत है. प्रैक्टिकली जिंदगी में कैसे टिक पाएंगे और क्या कर पाएंगे, हमारे सपने, परिवार के सपने, समाज और देश के सपने, आखिर हम चाहते तो हैं सब कुछ कर पाए, है ना, लेकिन क्या कोई व्यवहारिक रास्ता, प्रैक्टिकल रास्ता हो सकता है. तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ.
जब आप लोगों ने बोर्ड लिखा तो आप लोगों ने, अधिकांश लोगों ने लिखा कि एक तो हमारी जो फिजिकल नीड्स के लिए सेल्फ रिलायंस है वो सरकारी नौकरी से अच्छा और कोई तरीका नहीं, ऐसा कुछ आप लोगों ने कहा। दूसरा फिर आपने कहा कि समाज और देश और माँ बाप के सपने हम पूरे कर पाए। तो सही अर्थों में इस दिशा में चलने में कहाँ कहाँ गैप्स हैं उसको थोड़ा सा एक बार पहचानने की कोशिश करते हैं और फिर उनको देखेंगे कैसे एड्रेस होते हैं। ये पेन मैं पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ तो थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे। कौन सा कलर? ये चलो रेडी रेडी ठीक। ये ज्यादा मोटा हो जाएगा, बोर्ड छोटा है, बोर्ड का साइज छोटा है। तो देखिए, एक तो हम 7 दिन कैसे बात करेंगे वो एक क्लैरिटी हमारी आ जाए। तो जो कुछ भी मैं आपके सामने बात करूंगा वो बेसिकली एक प्रपोजल होगा। ओह, तो मेरी उंगली भी साथ साथ चल रही। जो भी कुछ मैं आपसे बात करूंगा वो एक प्रपोजल होगा। आपको ठीक दिखता है? वाइट करो। तो बेसिकली जो भी मैं आपके सामने बात रखूंगा वो एक प्रपोजल होगा, प्रस्ताव होगा। उसको आप माने ऐसी आपसे अपेक्षा नहीं है। तो जो कुछ भी मैं आपसे बोल रहा हूं उसको मानना नहीं है, क्योंकि मानने से हम फॉलोअर बनते हैं कि डूअर बनते हैं? तो फॉलोअर बनना है कि डूअर बनना है? डूअर बनना। तो मानने की आवश्यकता नहीं है, हमको चीजों को जानना है। और जानने के लिए, जानने का क्या मतलब है? क्या जानना है? तो मोटी बात यह है कि ये जो अस्तित्व है ये अपने आप में नियमपूर्ण है। कितने लोगों को भरोसा है इस बात पे? ये जो पूरा एग्जिस्टेंस है, ये जो पूरी कायनात है, ये अपने आप में किसी नियम से चलती है। वो नियम किसी देश का है? देश का नियम है? ये सूरज, धरती, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, ये सभी अपने अपने आचरण के साथ हैं, सभी अपने अपने नियम के साथ हैं। ये नियम किसी देश का है, धर्म का है ना, किसी काल का है? तो पता चला कि ये नेचर, ये पूरा एग्जिस्टेंस अपने आप में नियम पूर्ण है। और वो जो नियम है वो सार्वकालिक है। सार्वकालिक मतलब सभी काल में एक जैसा। नियम का मतलब ही है जो बदलता नहीं है। सार्वदेशिक है, सभी जगह पे एक जैसा। सार्वभौमिक है, सभी लोगों के लिए एक जैसा। तो यदि ये हमारी क्लैरिटी बनती है कि यह अस्तित्व अपने आप में नियम पूर्ण है और उसमें मानव का इस धरती पे प्रकट होना, मानव का इस धरती पे पैदा होना। कितने लोगों को लगता है कि कुछ प्लेनेट ऐसे भी होंगे जहां भी मानव इवॉल्व नहीं हुआ होगा? ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? कुछ प्लेनेट ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ जैसी सभ्यता यहाँ पे है इससे और विकसित सभ्यता हो, टेक्नोलॉजी में विकसित हो सकती है, आचरण में विकसित हो सकती है। यदि एक धरती पे मानव है तो अनेक धरती पे हो सकता है कि नहीं? लॉजिकली तो हो ही सकता है, चाहे हमने देखी कि नहीं देखी। तो इससे हमारा भरोसा होता है कि इसका मतलब है कि ये मानव सहित, मानव का इस धरती पे होना और जो कुछ भी मानव के बारे में भी जो नियम है, अभी हम जो फर्क है वो कहाँ कर रहे हैं? तो यदि आदमी को साइंस पढ़ना है, टेक्नोलॉजी पढ़ना है तो कहाँ जाता है? किसी स्कूल कॉलेज में जाता है। लेकिन उसको यदि अपनी जिंदगी, जिंदगी के सुख दुख, अपने सपने, यदि उसको इस टाइप की कोई चीज में गहराई में जाना है तो कहाँ जाता है? नॉर्मली हम धर्म और अध्यात्म की बात करते हैं।
तो स्कूल कॉलेज वो जगह है जहां हम फिजिकल वर्ल्ड को ज्यादा समझ रहे हैं, और यदि हमारा आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक वाला पार्ट की तरफ हम जाते हैं तो सही अर्थों में किसी का समझने का मन करता है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में जो हम सोशल साइंस और सोशोलॉजी और क्या साइकोलॉजी, है ना, कितने लोग हैं जिन्होंने सोशोलॉजी पढ़ा और एमए सोशोलॉजी करके उनको समाज समझ में आ गया और उन्होंने समाज में कोई पॉजिटिव इंटरवेंशन किया? कितने लोग हैं जिन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस पढ़ी और उनको राजनीति समझ में आ गई, उन्होंने देश की राजनीति में कोई पॉजिटिव इंटरवेंशन किया? तो इसका मतलब स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और क्या, राजनीति, ये सब जॉब पाने का जरिया है कि सही अर्थों में राजनीति को बदल देने का जरिया है, समाज को बदल देने का जरिया है, अपने मन को आर पार समझ लेने का जरिया है? क्या लगता है ना? तो धीरे से ये भी हमारे ख्याल में आता है कि ये सब जॉब पाने का जरिया है, इससे हमने जिंदगी पाई है, ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन कम से कम साइंस एजुकेशन ने इतना तो करके दिखाया कि यदि एक मोबाइल बनता है तो मोबाइल प्रैक्टिकली काम करता है, एक पुल बनता है तो उसके ऊपर से गाड़ी गुजरती है, पुल टिका रहता है। यदि साइंस ने कोई काम किया, कोई थ्योरी को समझा, तो उसके बेसिस पे जो एप्लीकेशन खड़ा किया, वो एप्लीकेशन का कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाई देता है और उससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बेहतर हो गई। तो इसका मतलब है कि इस 7 दिन में हम क्या करने वाले हैं? इस 7 दिन में हम इस जगह को लाने वाले हैं कि जिस तरह से मात्र पिछले 100-150 साल में मानव की कल्पनाशीलता, मानव के पास एक ही पूंजी है, जानने के लिए जो हमारे पास टूल है, जानने के लिए जो हमारे पास टूल है, वो टूल क्या है? टूल सभी मानव के पास पावर ऑफ इमेजिनेशन है, सभी मानव के पास में कल्पनाशीलता है और कर्म स्वतंत्रता है। साइंस ने कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया, और आज क्लासरूम में हम साइंस पढ़ा रहे, इंजीनियरिंग पढ़ा रहे, मेडिकल साइंस पढ़ा रहे, और हर साल हजारों इंजीनियर डॉक्टर मल्टीप्लाई हो रहे, और तमाम फैक्ट्रीज और तमाम सब कुछ के चलते हुए आज मात्र 100-150 साल में, 100 साल में ठीक से बोले तो, सही से बोले तो 85 साल में, है ना, हमने जितना लंबा सोचा नहीं था उतनी लंबी छलांग फिजिकल वर्ल्ड में लगा दिया। कभी सड़कें देश भर में इतनी अच्छी हो जाएंगी सोचा था? हमारी पिछली पीढ़ी तो सड़कों के लिए हड़ताल करती हुई गुजर गई, रोड में वो गड्ढे में सड़क ढूंढनी पड़ती थी और सड़क नहीं मिलती थी, और 20-20 साल, 30-30 साल गुजर जाते थे, कोई सड़कें नहीं बनती थी। तो इसका मतलब है एक दौर हम लोगों की पीढ़ी ने देखा, जहां हम लोगों ने वो भी दौर देखा जहां एक, है ना, बेटी की शादी में किसी को स्कूटर देना होता था तो उसके लिए 6 साल की बुकिंग करता था। सीमेंट और टेलीफोन जैसी चीजों के लिए मंत्री की अप्रोच की जरूरत थी, है ना। आज आप उस दौर में हैं जहां घर फोन करने से गाड़ी वाला घर ही गाड़ी लेके आ जाता है ना, और तमाम चीजों के लिए आज हमको सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो फिजिकल वर्ल्ड में जितनी लंबी छलांग हमने लगाई है, उसका एक बड़ा कारण है कि फिजिकल वर्ल्ड में हम जो भी फिजिकल वर्ल्ड की रियलिटी थी उसको समझने के लिए क्लासरूम में ला पाए, और विश्व के सारे बच्चे किसी क्लासरूम में बैठ के चीजों को पढ़ते हैं। धर्म और अध्यात्म में क्या हुआ? क्यों वहां हम तेज नहीं चल पा रहे हैं? कितने हजार साल से आत्मा परमात्मा की बातें कर रहे हैं, कितने सालों से वसुधैव कुटुंबकम की बातें कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम सुना है कि नहीं सुना है? वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पूरे विश्व को पढ़ा रहे और अपने कुटुंब बचा नहीं पा रहे, कैसे चलेगा? कौन मानेगा, है ना। जिनकी फैमिलीज कल ज्वाइंट थी वो इस पीढ़ी में हो सकता है ज्वाइंट नहीं रही, जिनकी आज ज्वाइंट है उनकी अगली पीढ़ी में ज्वाइंट रहने की संभावना है कि न्यूक्लियर होने की संभावना? न्यूक्लियर होने की संभावना ज्यादा है। इससे ये पता चला कि हम अपनी फैमिलीज नहीं बचा पा रहे हैं, कैसे विश्व इस बात पे भरोसा करेगा, कैसे आने वाली पीढ़ी इस बात पे भरोसा करेगी कि तुम्हारे पास कोई बड़ी चीज है और उसको पीछे हम चले। आज परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, वो इंजीनियर डॉक्टर बनने के सपने देखता है, आईएएस बनने के सपने देखता है, कि एक बढ़िया आदमी बनने के सपने देखता है। वो इंजीनियर डॉक्टर बनने के सपने देखता है, लेकिन वो एक बढ़िया आदमी बनने के सपने क्यों नहीं देखता है?
गांधी जी तो गुजरात में ही पैदा हुए। अब अच्छा आदमी देखना है तो फिर हमको गांधी जी का चैप्टर निकालना पड़ता है। ये अच्छा आदमी मोहल्ले में क्यों नहीं मिलता है? तो यहाँ इस बात पे हमारा ध्यान आया कि अच्छा आदमी बनना कोई चीज होती है, ऐसा हमको बहुत समझ में नहीं आ रहा है। हमको ये तो समझ में आया कि गाड़ी आने से कुछ अच्छा होता है, बड़ा मकान होने से कुछ अच्छा होता है, बड़ा पद हो जाने से कुछ अच्छा होता है। ये अच्छा आदमी होना और क्या? अच्छा आदमी का मतलब पैसे नहीं खाता है। अब पैसे नहीं खाता है, उसके घर वाले उससे दुखी रहते हैं, और उसके ऊपर जितने प्रेशर आते हैं वही सबको चिल्लाते रहता है, वही सबको दुखी करता है। और ये अच्छे आदमी का इतना अहंकार इतना बड़ा भी हो सकता है कि ये काम ही ना करे लोगों का। तो लोग ये भी बोलने लगे हैं कि कम से कम पैसा खा के काम तो करते हैं, ये पैसा नहीं लेने वाला काम भी नहीं करता है। तो ये सारे जितने भी तरह के कंफ्यूजन हमारे मन में आते हैं, तो इसका मतलब है इस अनुसंधान से एक लंबी छलांग लगी है। और दोस्तों, मैंने तो अपना 32 साल, पिछला 30 साल शुद्ध रूप से 24 घंटे समाज में लगाया है ना। मेरी पत्नी को धन्यवाद जाता है कि उसने मेरे को ऐसा जीने के लिए अलाउ किया, सहयोग दिया ना, वो पीछे खड़ी रही। और इन 30 सालों में सब कुछ करके और सारी उठापटक तमाम एनजीओ, सरकार, धर्म, अध्यात्म, इन 30 सालों में कुछ नहीं छोड़ा जो हमने यार हमारे मित्रों ने नहीं किया। लेकिन सब कुछ को करके आज एक बहुत, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, आदमी के भीतर क्या बढ़ता है? आशा बढ़ती है कि निराशा बढ़ती है? अभी सामान्य जिंदगी में एक निराशा बढ़ती है, क्योंकि कल तक जब वो जवानी में सोचते रहता है बस मैं पलट दूंगा, मैं आईएएस हो जाऊं, उसके बाद देखना, है ना। और जब वो वहां पहुंचता है तो पता चलता है कुछ ज्यादा हिलाना डुलाना संभव नहीं है। लेकिन लेकिन आज 30 साल समाज में लगाने के बाद बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के, ये 30 साल लगा के हमने समाज से व्यक्तिगत रूप से इस काम से एक पैसा नहीं कमाया। हमारे घर कैसे चले हैं, कैसे हमने अपने आप को सस्टेन किया है, ये एक बात है। लेकिन इससे तो भरोसा हो गया, इस अनुसंधान पे जितना हमने अपने भीतर काम किया और बाहर काम किया, उससे हमको ये भरोसा हो गया एक बड़ा चेंज आने वाला है। कैसे भरोसा हो गया? अभी तक जब हम धर्म, कितने लोग हैं जो थोड़ी फिलोसॉफिकल स्टडीज में गए होंगे, क्योंकि आईएएस में तो हम फिलोसफी भी सब्जेक्ट लेते हैं, या थोड़ा बहुत धर्म और अध्यात्म का थोड़ा संपर्क आपका रहा होगा। ऐसे भी कुछ लोग हमारे बीच में जरूर होंगे, है ना। तो जब हम धर्म और अध्यात्म के रास्ते में जाते हैं तो एक बड़ा काम है, वहां हमको अपने विचार को सक्रिय करना है कि विचार को चुप करना है। हम विचार शून्यता की बात करते हैं, चित्तवृत्ति निरोध की बात करते हैं, क्योंकि क्योंकि जैसा अभी हमारा चित्त और वृत्ति है, जैसी अभी हमारी कल्पनाएं हैं, ये किसी ज्ञान को, सच्चाई को छूने में असमर्थ हैं। इसलिए पहले अपने विचार को ही खत्म करो। और विचार को खत्म करना सरल काम है कि मुश्किल काम है? ये आईएएस बनने से भी मुश्किल काम है। हाँ, करके देखो एक दिन, है ना। ये बहुत मुश्किल काम, पर लोगों ने ये भी किया। ये गजब बात है इस देश में। उसको अंतिम स्थिति को हमने समाधि कहा। समाधि का मतलब है बॉडीलेसनेस, टाइमलेसनेस, स्पेसलेसनेस। आपका जगह का भी एहसास खत्म हो गया, शरीर का भी एहसास खत्म हो गया। उस बीच में शरीर को कोई चाकू भी मार दे तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, जब आप उस स्थिति में हो, समाधि की स्थिति में हो। तो बॉडीलेसनेस, टाइमलेसनेस, स्पेसलेसनेस, इसको हमने समाधि कहा। इसको विचार शून्यता की अंतिम स्थिति कहा। लोगों ने मेहनत करके इसको भी पाया, लेकिन इसको पाने के बावजूद भी उस जगह से, उस उपलब्धि से एजुकेशन सिस्टम निकल आया, व्यवस्था निकल आई। क्योंकि हमने परंपरा के रूप में तो यही माना कि ब्रह्म सत्य है और जगत जगत पता है आपको? गुड। कितने लोगों ने सुना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या? क्या बात है यार, जोरदार ताली। ताली तो खुश होकर बजाओ। मैं तो सोच रहा था ये सब बातें तो आपको पता नहीं होंगी, है ना, पर ये बहुत अच्छी बात है। कहां से पता आपको ये सब? कैसे पता? कोई एक जन बोलो। हाँ, तो सब लोग उपनिषद पढ़ते हो क्या? सब लोग तो फिलॉसफी नहीं लेते हैं, इतने सारे लोग को कैसे पता है? अच्छा, ऐसा कोई यहाँ आते रहते हैं? अच्छा, सुना हुआ
इंटरनेट, यूट्यूब, अच्छा आजकल वो तो बढ़िया है, गुड। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत जब मिथ्या ही है, माया ही है, आजकल बहुत बोलते हो आप लोग की पीढ़ी सब मोह माया है, आजकल इन लोग का बड़ा पेट डायलॉग, ये सब मोह माया, पहले खूब करेंगे, खूब मजे ले लेंगे, है ना, और जब वहां से थक जाएंगे, ये सब मोह माया है। तो ये जो मोह माया है, तो ये लॉजिकली सोचने की बात है। देखो, मेरे को लगता है कि जब आप इतना सारा अवेयर हैं, तो आपसे ये भी कहूं कि अनुसंधान कैसे आया। आदरणीय नागराज जी बेसिकली साउथ के रहने वाले थे, और उनका परिवार उस समय शंकराचार्यों को तैयार करने वाला परिवार था, और वो जिस परिवार में पैदा हुए, उन्होंने वेदांत के अंतिम सती को पाया, और वहां कुछ उनके मौलिक क्वेश्चन बने, जो इसी इसी सूत्र पे, उसका एक क्वेश्चन इसी सूत्र पे था। ये कहा गया है कि सृष्टि कहां से पैदा हुई, तो बोले ब्रह्म से सृष्टि पैदा हुई, और ब्रह्म से सृष्टि पैदा हुई है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। गाय से गाय ही पैदा होती है, बकरी से बकरी ही पैदा होती है, शेर से शेर ही पैदा होता है। एक मौलिक सवाल खड़ा किया गया कि यदि ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति हुई है, तो फिर ये जगत मिथ्या कैसे हुआ। इसका उत्तर उस समय के जो वेदांत के लोग थे, बड़े लोग थे, उनके पास भी नहीं था। तो कुछ प्रश्न ऐसे बने, जब इतनी बात चली है तो एक और शेयर कर देता हूं जो आपके काम का है। उस समय देश का संविधान छप रहा था अखबार में, 1947 जब देश आजाद हो रहा था, तो देश का संविधान छप रहा था, तो संविधान में कहीं भी मानव की परिभाषा नहीं थी। तो आदरणीय नागराज जी के मन में ये शंका हुई, ये मन में एक बात आई कि जिस संविधान में मानव की परिभाषा ही नहीं है, उस संविधान के तले मानवीयता का पोषण होगा कि राक्षसी मानसिकता का, अमानवीयता का पोषण होगा। क्या लगता है अभी आपको, अभी के सिस्टम में मानवीयता का पोषण होता है कि अमानवीयता का पोषण होता है? जोर से बोलो। अमानवीयता का। इसलिए वाघेला साहब जैसे लोगों की जगह, या ऐसे तमाम ऑफिसर्स की जगह कम होती जा रही है, क्योंकि किसी भी सीएम को कैसे लोग चाहिए, कमाओ पूत, है ना, अपने लिए भी कमाओ, हमारे लिए भी कमाओ, और नहीं कमाओगे तो तुमको ठिकाने लगा देंगे। तो इन सारी परिस्थितियों में कैसे हम चीजों को समझ के चलें, तो वहां से ये सवाल खड़ा हुआ कि मानव की परिभाषा क्या होती है, एक सही मानव किसको कहा जाए। जैसे आज हम कहाँ जूझ रहे हैं, आपकी पीढ़ी में आते आते बहुत सारे लोगों का शादी नहीं करने की तरफ मन जा रहा है। आप में से कितने लोग का जा रहा है, कितने लोग शादी नहीं करने का सोच रहे हैं? आप लोग क्या अच्छे परिवारों से आते हैं। अभी भी जो परिवार, जिन परिवारों का थोड़ा सा मध्यवर्गीय, ये भी एक फर्क है, जो थोड़ा सा मध्यवर्गीय परिवार में है, जिनमें आस्थाएं बची हुई हैं, जिनमें थोड़ा सा आस्थाओं का प्रभाव ज्यादा है, पेरेंट्स का प्रभाव बचा हुआ है, वहां थोड़ा सा फिर भी कुछ कंडीशनिंग है। क्योंकि जब हमारे माँ बाप लोगों की शादियां हो रही थी, उस समय ये सोचने का मुद्दा ही नहीं था कि शादी क्यों करना है। उस समय तो ये मानते थे कि एक एज आती है, एक एज होने से शादी होती है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं होती। ये क्वेश्चन खड़ा ही नहीं करते, क्वेश्चन ही नहीं आता था कि शादी क्यों करना है। बाय डिफॉल्ट ये माना गया कि भाई शादी सबकी होती है, और एक में आने, किसी की ना मिले, लड़की ही ना मिले, शादी ही ना हो किसी कारण से, वो अलग बात है। हरियाणा में बहुत मुश्किल बताते हैं, बोले सरकारी नौकरी हो और 10 बीघा जमीन हो तो ही शादी होती। गुजरात में भी ऐसी, मैं कल राजकोट में था, तो वहां भी यही बोल रहे थे कि अपनी जमीन, 10 बीघा जमीन भी हो और नौकरी भी हो तब शादी करते हैं। अब किसी के पास जमीन नहीं हो, तो लड़की वाला लड़की देखता है, इसकी तो अपनी कोई जमीन नहीं है, इसको बेटी नहीं दूंगा। तो ऐसा गुजरात में भी मैं सुनता हूँ। तो सभी जगह कम ज्यादा मानसिकता तो वही है। हर गलत नहीं है, हर बाप अपनी बेटी को सिक्योर देखना चाहता है, तमाम तरह की बातें। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो शादी नहीं करने वाला माइंडसेट है, वो बढ़ता जा रहा है, और शादी कर लिया तो बच्चे नहीं करना है, ये माइंडसेट बढ़ता जा रहा है। और उसमें गलत नहीं है, एक लड़की या लड़का, लड़कियों में भी खास करके ये बात आती जा रही है, भी अब तक हमने माँ बाप की मानी, अभी वो ससुराल वाला बताएगा कि जीन्स पहननी है कि साड़ी पहननी है, जॉब करनी है कि नहीं करनी है। तो मैं शादी के नाम पे मेरी स्वतंत्रता गिरवी नहीं रख सकती,
और मैं मेरी इंडिपेंडेंट लाइफ जीऊंगी, ऐसा भी माइंडसेट वॉइस की अपनी समस्या है या अपने तरीके की है, लेकिन ये भी इस तरह की बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम ये कह रहे हैं तो फिर फंडामेंटली क्या सोचें, शादी क्यों करना है? जब फंडामेंटली जाएंगे, जो अभी तक सोच रहे हैं वो सारे ग्राउंड खत्म हो गए। पहले शादी क्यों कर रहे थे? क्यों करते थे शादी? एक एज में आने से शादी होती है, और क्या? और क्या क्यों करते हैं शादी? वंश चलाना है। लाल किला बनाया है ना, उसको कौन देखेगा? और क्यों करते हैं शादी? बोले घर में कोई रोटी बनाने वाली नहीं थी, खाना बनाने वाली नहीं थी, कम से कम घर में खाना बनाने के लिए, घर के देख रेख करने के, पहले ऐसे भी सोचते थे, है ना? खाना खाने वाले। और क्या है? अब क्या हो गया? खाना तो जोमेटो टोमेटो से आ ही जाता है, तो खाने के लिए शादी की जरूरत नहीं है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल नीड्स, है ना? अभी एक लगभग अहमदाबाद में ही हमने शिविर किया था, हैप्पी मैरिज एंड गुड पेरेंटिंग के नाम से। उसमें एक लड़की के मदर फादर थे जिन्होंने पहले शिविर किया हुआ था, और लड़की ने शादी करने से मना कर दिया। अब एक बेटी के बाप को लगता है कि एक उम्र आने से शादी हो जाए तो कम से कम एक मानसिक सुकून हो जाए, भी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। अब लड़के ने शादी करने से मना कर दिया, तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि भाई एक शिविर होता है, उसमें लोग काफी अच्छा सोच पाते हैं, तो हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। तो शिविर के दूसरे दिन उसने मेरे से कहा कि मेरे को आपसे बात करना है। तो उसने मेरे से ये बात किया कि मेरी 27 साल की उम्र है और मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ, 1.5 लाख मेरी सैलरी है, 5 दिन हम काम करते हैं और 2 दिन चिल करते हैं, है ना? चिल बोलते समय उसकी आंखों का साइज बड़ा हो गया था। और मेरी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल नीड्स मेरे फ्रेंड सर्किल में पूरी हो जाती है। मेरे को बच्चे की जरूरत होगी तो आईवीएफ से ले आऊंगी, है ना? और मैं स्वतंत्रता के नाम पे, शादी के नाम पे मेरी स्वतंत्रता दूसरे परिवार में गिरवी रखूं, जो मैंने अभी बात शेयर किया आपसे कि अभी तक तो मेरे माँ बाप मेरे को नियंत्रित करते थे, अभी मेरे ससुराल वाले मेरे को नियंत्रित करेंगे, जॉब करना है कि नहीं करना है, कि साड़ी पहनना है कि जीन्स पहनना है। तो मैं मेरी स्वतंत्रता शादी के नाम पे गिरवी नहीं रख सकती। तो कृपया करके आप मेरे माँ बाप को समझाओ, शिविर की जरूरत मेरे को नहीं है, उनको है ना? ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि शादी मेरी जरूरत नहीं है। तो अब बताओ, इस बेटी को आप क्या समझाओगे? और ये प्रतिशत, ये माइंडसेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना? और ये भी एक स्थिति है कि जब एक बेटी की शादी, जब मान लो आपकी उम्र में जब आपके दोस्तों की शादियां हो रही हैं, वो तो कहती है कि मेरी 6 दोस्तों की शादी हुई थी जिसमें 3 का डिवोर्स हो गया, बाकी 2 के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं क्यों करूं? तो लगभग अपने घर में देख के और अपने फ्रेंड सर्किल में देख के, यदि आपको लग रहा है कि ये काफी रिस्की जोन है, ऐसा नहीं है कि हम शादी करना नहीं चाहते, हम सभी चाहते हैं कि कोई हमारा जीवन साथी हो जिसके साथ हम एक बढ़िया जिंदगी बनाएं, एक बढ़िया विश्वास के साथ चलें, एक दूसरे को हम सहयोग कर पाए, है ना? चाहत में किसी की कमी नहीं है, लगभग लगभग अधिकांश लोग ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन यदि ये कॉन्फिडेंस टूटने लगता है कि ये सुखद कम और दुखद ज्यादा होने की संभावना है, तो फिर नेचुरली लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, और जब तक वो नहीं 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 करते हैं तब तक उम्र 32 साल हो जाती है, उसके बाद ऑप्शन नहीं बचते, उसके बाद आपके पास सब सेकंड ग्रेड वाले ऑप्शन आते हैं, फिर आपको लगता है कि मैं ये क्यों करूं, तब तक उम्र 35 हो गई, है ना? और ऐसे करके मामला, तो इस एजुकेशन के चक्कर में भी उम्र खिसकती जा रही है, मैरिजेबल एक एज खिसकती जा रही है, तो उस एज की वजह से भी अपने तरह से कुछ चीजें सामने आ रही हैं। तो जब इतने सारे फ्रंट पे हम देखते हैं, तो अभी हमको ध्यान में आएगा, तो इसका मतलब है कि जो मैं बात आपसे कहना चाह रहा था, जहां से हमारी बात शिफ्ट हुई, कि यदि ब्रह्म, इसका मतलब शादी का भी कोई पर्पज होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब केवल बच्चे पैदा करना शादी का पर्पज नहीं हो सकता है, केवल खाने पीने की जरूरतें पैदा करना और केवल फिजिकल नीड को पूरा करना भी शादी नहीं हो सकता है, क्योंकि आजकल तो फिजिकल नीड पूरा करने के भी तमाम एप्लीकेशन अवेलेबल है, उसकी भी झंझट खत्म हो गई। तो इसका मतलब है फिर शादी का पर्पज क्या है? और यदि इसका कोई बहुत ठोस उत्तर हमारे पास नहीं है, और एक और बात, जब किसी चीज को मैं बहुत क्लैरिटी और कमिटमेंट के साथ करता हूं, तो मैं उसमें अपनी पूरी ताकत डालता हूं। जब मैं किसी चीज को, हेलो,
पीछे आवाज है? जब मैं किसी चीज को केवल करने के लिए करता हूं तो मैं उसमें पूरी ताकत अपनी नहीं डालता हूं। जब ताकत नहीं डालता हूं तो वो रिजल्ट भी नहीं आता। क्या लगता है? फिर आपको तो लगता था, मेरे को तो पहले से ही लगता था ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा होना ही था, आपने ताकत ही उसमें नहीं डाली। तो इसका मतलब है कि यदि मेरी किसी चीज के पीछे क्लैरिटी नहीं है तो उसके पीछे मेरा कमिटमेंट नहीं है, कमिटमेंट नहीं है तो मेरी ताकत उसमें नहीं लगेगी, मेरी ताकत उसमें नहीं लगेगी तो जो अपेक्षित रिजल्ट है, जैसा मैं, जिससे मैं खुश होऊंगा, वो रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं पहले से ही, मेरी जो मान्यता है कि इससे कुछ नहीं निकलेगा, तो कुछ नहीं निकलता। और मेरे 32 साल के जीवन में मैं ये कह सकता हूं, जिसकी मैरिड लाइफ स्ट्रांग है, मैरिड लाइफ का मतलब है कि पति पत्नी संबंध में आपस में एक दूसरे के लिए कमिटमेंट है, जब आदमी इमोशनली स्ट्रांग है तो वो जिंदगी में बड़े निर्णय ले पाता है। बड़े निर्णय लेने के लिए पैसा काम नहीं आ रहा है, बड़े निर्णय लेने के लिए पद काम नहीं आ रहा है, बड़े निर्णय लेने के लिए और अपने निर्णय पे टिके रहने के लिए आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपका माइंडसेट ही काम आ रहा है। वो माइंडसेट, वो क्लैरिटी मेरे पास हो और मैं उसको अपने पार्टनर के साथ में जीऊं, तो मैं जिंदगी में विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि मैंने जितने भी आईएएस लोगों को देखा, उनका पति पत्नी संबंध काफी मुश्किल में रहता है, काफी कॉमन है ये। उसका रीजन है, क्योंकि जब आप एक सामान्य बच्चा होता है, आप एक सामान्य घर से आते हो, अचानक एक दिन आप आईएएस बन जाते हो। आईएएस बनते ही आपका रेट कई गुना बढ़ जाता है। अब आपको कौन लड़की मिलने वाली या कौन लड़का मिलने वाला है? सामान्य घर से मिलने वाला है कि बहुत रईस घर से मिलने वाली? तो बिहार में तो बोलते हैं रिजल्ट आते ही, बिहार में रिजल्ट आते ही वो जो माँ बाप है वहां से रिजल्ट उठाता है और वहां से जाके सीधा लड़के को पकड़ता है। और पहले तो है और बिहार में तो पहले एक दूसरी परंपरा थी, पैसा नहीं है मेरे पास तो क्या हुआ, कनपट्टी में रिवॉल्वर रख के अपनी बेटी से शादी करवा दिया, अब कहां जाएगा? तो बिहार में ये तो आईएएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग में जो बच्चे किए होते थे, उनकी इंजीनियरिंग करने के दौरान शादी उनके माँ बाप कर देते हैं, क्योंकि इंजीनियर बनते ही कोई भी कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख के इसकी शादी अपनी बेटी से करेगा। उसके बाद जो बाप अपनी कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख के बेटे की शादी करवा रहा है तो छोड़ने पे क्या करेगा? तो आप चाहे ना चाहे आपको उसके साथ जिंदगी बितानी है। ये सब इसी देश की घटनाएं हैं जो आज भी होती हैं, कम होती हैं लेकिन आज भी होती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, जिंदगी में जो क्लैरिटी की जरूरत है, वो चाहे मैं आईएएस हो जाऊं कि नहीं हो, अल्टीमेटली क्लैरिटी तो मेरी जरूरत है ना? हो जाऊंगा तो मैं उन सपनों को और बेहतर तरीके से पूरा करूंगा। तो मैं जो बात आपसे कह रहा था, ये अनुसंधान ने एक नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए। क्या संभावनाओं के दरवाजे? जिस तरह से विज्ञान शिक्षा के माध्यम से हम जड़ संसार को समझ पाए और हजारों इंजीनियर डॉक्टर्स तैयार हो पाए और हजारों फैक्ट्रियों के माध्यम से, तो यदि नियम पूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है, यदि नियम पूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है और सुविधाओं का अंबार लगाया जा सकता है, तो नियम पूर्वक चैतन्य संसार को भी समझा जा सकता है और संबंध का उजड़ा हुआ संसार भी बसाया जा सकता है। ये एक नई संभावना के द्वार खुले, मात्र अगले हो सकता है 10, 20, 50 सालों में। किसी प्लेनेट के लिए 50 साल 50 मिनट जैसा है ना? इस धरती को कितने करोड़ साल हो गए? इस धरती की यात्रा 450 करोड़ साल है, ऐसा बोलते हैं। 450 करोड़ साल में 50 साल कितना होता है? कुछ नहीं, 50 मिनट जैसा भी नहीं। तो यदि चाहे वो 20 साल में आता हो कि 50 साल में आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 साल में आएगा तो इसका मतलब है आपके नाती पोते उसको देखेंगे। 25 साल में आएगा, 10 साल में आएगा तो आपके बच्चे उसको भोगेंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझको वो समझ में आ जाए कि वो क्लैरिटी आ सकती है। तो अस्तित्व नियम पूर्ण है। ये जो अस्तित्व नियम पूर्ण है, इसका मतलब है वो नियम यूनिवर्सल होगा या किसी देश काल व्यक्ति का होगा?
तो पूरा जब नियम पूर्ण की बात कर रहे हैं तो मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आदमी, सूरज, धरती, चांद, सितारे, सब कोई उसमें शामिल हो गए, मानव भी उसमें शामिल हो गया। लेकिन मानव के साथ हमारी मुसीबत ये रही है कि अभी जब भी हम मानव के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में जो रियलिटी है वो सब्जेक्टिव है। लेकिन जब हम पेड़ पौधे के बारे में, मशीन के बारे में बात करते हैं तो रियलिटी सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? क्या फर्क है दोनों में, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव? समझते हैं इस भाषा को? कौन समझता है बोलो? सब्जेक्टिव रियलिटी और ऑब्जेक्टिव रियलिटी। रियलिटी सब्जेक्टिव है तो क्या मतलब है, रियलिटी ऑब्जेक्टिव है तो क्या मतलब? माइक। रियलिटी सब्जेक्टिव है। पास में और रियलिटी सब्जेक्टिव है, इसका मतलब ये है कि उसका एक ही अर्थ होगा। सॉरी, ऑब्जेक्टिव है तो एक ही अर्थ होगा, अगर सब्जेक्टिव है तो उसके कई सारे अर्थ हो सकते हैं। वो सबके लिए अलग अलग हो सकती है ना? तो हम क्यों माइंडसेट की एजुकेशन को क्लास में नहीं ला पा रहे? देखो ये वो देश है जिसने सदियों सदियों से, और जिसके समाज का प्रतिभाशाली वर्ग ज्ञान की तरफ गया। आपको पता है, मेरी जानकारी, मैं मानता हूं कि इस मामले में ठीक है, ये मंदिरों में सेक्स की फोटो हमने क्यों लगाए? खजुराहो से लेके और तमाम यात्रा, ये हमने क्यों किया ऐसा? तो जैसा किसी ने मेरे को बताया कि बुद्ध काल में लगभग पूरे समाज का बड़ा हिस्सा और प्रतिभाशाली लोगों का बड़ा हिस्सा सब सन्यासी हो गया। शंकराचार्य जी के पहले भारतीय परंपरा में जो क्रम था ना, वो 25 तक ब्रह्मचर्य, 50 तक गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास। तो यंग आदमी को सन्यास अलाउड नहीं था। है? हाँ। तो बेसिकली हम ये चर्चा कर रहे थे कि मानव के बारे जब भी हम कोई चीज समझने गए तो बेसिकली हम क्लासरूम में, ऐसा नहीं था कि मैं कह रहा था कि हम उस देश के वारिस हैं जहां पूरी की पूरी परंपराएं मैं कह रहा था कि जैसे हमारे पूरे वेदों में जो जीवन शैली के रूप में कहा गया कि 25 साल तक आदमी ब्रह्मचर्य रहेगा और वो अपना शिक्षा ग्रहण करेगा, एजुकेशन पाएगा। 25 से 50 के बीच में वो गृहस्थ रहेगा और अपना परिवार का पालन पोषण करेगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाएगा। 50 से 75 में बोले वानप्रस्थ रहेगा और उसके बाद सन्यास रहेगा। तो सही अर्थों में देखा जाए तो वेद काल में सन्यास यंग आदमी को अलाउड नहीं था। बुद्ध और महावीर ने और शंकराचार्य जी ने, इन लोगों ने यंग लोगों को सन्यास दिया। और चूंकि बुद्ध और महावीर दोनों राजा थे तो बड़ी संख्या में समाज का प्रतिभा संपन्न वर्ग संसार छोड़ के, परिवार छोड़ के सन्यासी हुआ। तो अब संसार कौन चलाएगा? संसार चलाने वाले लोग कैसे बचे? है ना? और संसार चलाने को दोयम दर्जे का माना गया, हे दृष्टि का माना गया, क्योंकि जो बेस्ट आदमी हो तो किधर जाएगा? वो तो सन्यासी होएगा। तो राजा सन्यासी हुए तो राजाओं के बच्चे सन्यासी हुए तो पूरा समाज का संभ्रांत वर्ग सन्यासी हुआ। तो एक समय वो आया कि जहां पे समाज ही नहीं चल रहा है और ऐसे कमजोर समाज को ही बाहर से युद्ध करने वाले आके अटैक करके निपटा गए। ये बात ध्यान में। भारत पे विदेशियों के आक्रमणों के सफल होने का ऐसा बोलते हैं कि ये भी एक कारण था कि समाज अपने आप में बहुत कमजोर और टूटा हुआ समाज था, क्योंकि उस समाज का जो प्रतिभा संपन्न वर्ग था, जो सोचने वाला वर्ग था, जो सक्षम वर्ग था, वो तो सन्यास में चला गया। तो ऐसा कमजोर समाज को कोई भी निपटा सकता है। तो फाइनली जर्नी को देखोगे तो हमने 3 जर्नी पूरी की है।
एक जर्नी वो थी जब धर्म ने आश्वासन दिया कि हमारी शरण में आ जाओ, हम तुमको जिंदगी देंगे। ये ध्यान में आ गया? सन्यासी बनो और जो करो, जो रास्ता दिया। फिर दूसरा एक दौर आया तो राजा ने कहा, पॉलिटिकल सिस्टम ने कहा कि भाई हम तुमको जिंदगी देंगे, हमारी शरण में आ जाओ और हमारे साथ में चलो। वो भी दौर हमने देख लिया। और फाइनली आज एक दौर चल रहा है जब बाजार कह रहा है कि हमारी शरण में आ जाओ, हम तुमको जिंदगी देंगे। ध्यान में आ गया? तीनों दौर ध्यान में आ गए? यदि सही अर्थों में देखें तो चार ही सत्ताएं हैं। धर्म की सत्ता है, राजा की सत्ता है, पैसे की सत्ता है, धर्म की सत्ता है, राजा की सत्ता है, पैसे की सत्ता है, और फाइनली चौथी सत्ता बची जो शिक्षा की सत्ता है। अब हमारे पास चौथा विकल्प शेष है कि बाई एजुकेशन क्या दिया जाए। धर्म क्या दे सकता था? दे चुका। राजा क्या दे सकता था? दे चुका। उससे हम खुश नहीं हुए तो राजा की जगह में हम प्रजातंत्र लेके आए। प्रजातंत्र से क्या हो रहा है उसका भी हाल दिखाई दे रहा है। फाइनली एजुकेशन बचा है कि एजुकेशन के माध्यम से यदि हम एक स्वस्थ माइंडसेट दे पाए, एक जीने की दिशा दे पाए, और एजुकेशन ही जो जगह है जहां हम पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, एजुकेशन ही वो जगह है जहां हम समाजशास्त्र पढ़ाते हैं, एजुकेशन ही वो जगह है जहां हम मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, एजुकेशन ही वो जगह है जहां हम इंजीनियर तैयार करते हैं और डॉक्टर तैयार करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी एक व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति का, एक परिवार का सबसे बड़ा समय और साधन, किसी एक परिवार का सबसे बड़ा समय और साधन यदि इन्वेस्ट हो रहा है तो कहां पे इन्वेस्ट हो रहा है? एजुकेशन। जिंदगी का 20 साल और लगभग 50 लाख से 1 करोड़ है, कम और ज्यादा। तो इसका मतलब है कि ये वो जगह बची है जिसकी संभावनाओं को एक्सप्लॉइट करना अपने आप में अभी शेष है ना। ये अनुसंधान हमको उनकी संभावनाओं, तो एक छलांग हमने लगा ली। यदि तर्कपूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है तो सुविधाओं का अंबार लगाया जा सकता है। एक क्वांटम लीप हमने मार दिया। मात्र पिछले 100 सालों में हमने सोचा नहीं था इतने साधन हमारे पास आए हैं, इतना पैसा हमने देखा है। मैं अक्सर चर्चा करता हूं, देखो हमारे बचपन में एरोप्लेन हमारे लिए दर्शनीय वस्तु था, बैठने की चीज नहीं थी, है ना। आज हमारे बच्चों के लिए ट्रेन दर्शनीय वस्तु हो गई है। कहते ट्रेन में इतने घंटे कौन बैठेगा, बहुत बोर लगता है। और उनको लगता है यार फटाक से बैठो, फटाक से उतरो, ये बीच में बोर होने का टाइम नहीं चाहिए, है ना। तो मैं कहता हूं कि ये मात्र इस 50 साल की जर्नी है कि एक मध्यवर्गीय आदमी जिसने कभी सोचा नहीं था कि वो ट्रेन में चलेगा, आज वो रात दिन ट्रेन में चलता है। इससे पॉजिटिव हुआ, कुछ एनवायरमेंट में नेगेटिव हुआ, वो अलग बात है, लेकिन एक लंबी छलांग हमने लगाई। फिर से एक लंबी छलांग लगाने हम जा रहे हैं। क्या लंबी छलांग? एक तरफ हमने भौतिकता में लंबी छलांग लगाई तो हमारी भौतिक गरीबी दूर हो गई। एक दूसरी छलांग लेवल हम लगाने जा रहे हैं जहां हमारी मानसिक गरीबी दूर हो जाए। क्लासरूम में जिंदगी लेके आ रहे हैं। इन 7 दिनों में आप देखेंगे, आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि जिंदगी क्लासरूम में कैसे आ सकती है। इसलिए मैंने कहा कि मैं आदर्शों में बिलीव नहीं करता, क्योंकि आदर्श की परिभाषा है जो सुनने में अच्छा लगे, प्रैक्टिसेबल ना हो। अपने को क्या करना है? जो सुनने में भी अच्छा लगे, जो सोचने में भी अच्छा लगे, जो बोलने में भी अच्छा लगे, जो प्रैक्टिस करने में भी अच्छा लगे, दूसरा देखे तो उसको भी अच्छा लगे और वो भी सोचे और वो भी प्रैक्टिस करे, क्योंकि जो मल्टीप्लाई नहीं होगा वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। अपने को मल्टीप्लाई होना है कि ऑब्सोलीट होना? अपने को मल्टीप्लाई होना। तो दोस्तों हम यहां पे पहुंचे, इसलिए जब इतनी बात चली है तो मेरे को लगता है थोड़ी सी बात और कर दूं। देखो एक गहरी बात मेरे को लगता है कि आज मानव समाज पूरे विश्व में, यदि मानव मानव के बीच में सबसे बड़ी दूरी है, और पुलिस का भी मेरे को लगता है सबसे बड़ा काम है, तो आज सबसे बड़ी मानव मानव के बीच में है तो कौन सी दूरी है? धर्म की दूरी ही आज सबसे बड़ी दूरी है। रंग की दूरी खत्म हो गई, मिट गई। स्त्री पुरुष की दूरी भी काफी हद तक खत्म हो गई, है ना। सैद्धांतिक रूप से तो हम उसको अब नहीं मानते हैं संविधान में, लेकिन अपनी जातिगत मानसिकताओं में अभी भी थोड़ा बहुत बचा है। 1-2 पीढ़ी में और ठीक हो जाएगा। तो स्त्री पुरुष के बीच की दूरी खत्म हो गई, जातियों की दूरी
किसी हद तक, फिर भी किसी हद तक वो पॉलिटिक्स की वजह से बची हुई है। जातियों की दूरी को बना के रखने में राजनीति का सबसे बड़ा योगदान है ना। धर्मों की दूरी को भी बना के रखने का, तो धर्म वो शब्द है जिससे हमने शांति का पैगाम देने की कोशिश की है, और धर्म वो शब्द है जिसके नाम पे सबसे अधिक युद्ध हुए हैं, हो रहे हैं। इजराइल का युद्ध किस बात का है ना, ईरान का युद्ध किस बात का है, ये अपना यूक्रेन का युद्ध किस बात का है, सारे युद्ध और जो आगे होने वाले हैं वो भी इसी नाम से होने वाले हैं, है ना। और आजकल रोज रात भर जग के भारत पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं भाई? ये भारत पाकिस्तान में इतना अट्रैक्शन क्या है? क्योंकि हम मैच थोड़ी देख रहे, अपने भीतर का जो भड़ास है उसको निकाल रहे। और किसी भी नए विचार को सुनने के प्रति समाज में सबसे बड़ी बाधा यह है कि किसी भी नए विचार को सुन के मेरे गुरुजी बदल जाएंगे, और गुरुजी का संबंध भी पति पत्नी टाइप होता है। वो जिसको एक बार गुरुजी बना लो फिर वो आजीवन गुरुजी रहे, वही ठीक लगता है ना। ये भी काफी एक जिंदगी में, अपनी जिंदगी में किसी की भी, तो किसी नई बात को हम इसलिए भी नहीं सुनना चाहते हैं कि इस बात को सुनने से हमारे गुरुजी बदल जाएंगे क्या, हमारी आस्थाएं बदल जाएंगी क्या। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म मानव मानव के बीच में सबसे बड़ी दीवार है, बाकी सारी दीवारें काफी छोटी हो गई हैं। क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है कैसे हैंडल करेंगे इसको, है ना। तो मेरे को लगता है कि जो तमाम सांप्रदायिक दंगे हैं, तमाम और जो बहुत सारे काम हैं, है ना, वो भी कहीं ना कहीं इसी की देन है। कैसे प्रैक्टिकली इसको हैंडल कर पाएंगे, तो अभी तो सारी बात नहीं कहता, लेकिन एक छोटी सी बात कहता हूं ताकि आपका एक फ्रेम डेवलप हो जाए। मैं आज जो आपके साथ कोशिश कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि जैसे हेलीकॉप्टर लैंड कराते हैं तो क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर इस कैंपस में उतारना हो तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ठोस जमीन करेंगे, उसके ऊपर एच लिख देंगे, और ज्यादा होगा थोड़ी सी आग लगा देंगे, हेलीकॉप्टर धुआं देख के वो आ जाता है। नॉर्मली ऐसे करते हैं। अब बोइंग लैंड कराना है तो क्या करेंगे, वो ऐसे लैंड होने वाला नहीं, उसको पूरा एटीएस सिस्टम लगता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगता है, और 3-4 किलोमीटर की हवाई पट्टी लगती है। तो किसी दर्शन को आपकी मानसिकता में लैंड कराने के लिए एक मानसिक अनुकूलता बन जाए, आपकी दृष्टि बन जाए, इसके लिए आज थोड़ी सी कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे उस पर आगे काम करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि धर्म मानव मानव के बीच में सबसे बड़ी दीवार है। अब थोड़ा धर्म को सोच के, धर्म और अध्यात्म में क्या फर्क है, कितने लोगों के ध्यान में आता है? धर्म और अध्यात्म ये दोनों शब्द आपके सुने हुए हैं? कितने लोगों ने सुना? सभी ने सुना। इन दोनों में क्या अंतर है? माइक थोड़ा खड़ा होकर बोले। एक तरह से हम माने तो धर्म को हम शरीर कह सकते हैं, धर्म को शरीर कह सकते हैं, अध्यात्म को मन कह सकते हैं, क्योंकि धर्म हमको क्या करना है सिखाता है, और अध्यात्म इनर सोल को क्या करना है वो सिखाता है। क्या बात, जोरदार, गुड, मैं सही जगह आया, थैंक यू। कितने लोगों को लग रहा था कि मैं भी इसके आसपास सोच रहा था? कभी कभी हम अपने भावों को शब्द नहीं दे पाते, लेकिन हम आजू बाजू सोच रहे होते। तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि अध्यात्म बेसिकली जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है उसको एक्सप्लोर करने का नाम है। इसलिए आप देखेंगे कि झंझट अध्यात्म के क्षेत्र में ज्यादा है कि धर्म के क्षेत्र में ज्यादा है ना। धर्म में ज्यादा झंझट मिलता है, क्योंकि धर्म एक जीवन शैली है। फिर धर्म का मतलब है मैं कपड़ा कौन से कलर का पहनूंगा, कि दाढ़ी कैसी रखूंगा, कि और चप्पल कैसा पहनूंगा, और किताब कौन सी, कर्म कांड कौन सा करूंगा, और पूजा पाठ कौन सा करूंगा, और नमस्ते करूंगा कि ऐसे करूंगा कि ऐसे करूंगा, हाय करूंगा, है ना। ये सब धर्म का हिस्सा हो जाता है। तो धर्म आपने बहुत अच्छा बोला, है ना। धर्म बेसिकली शरीर है, आध्यात्म बेसिकली आत्मा है, मन है। तो धर्म बताता है कि कैसे जीना है,
अध्यात्म ये कहता है कि उसका आधार क्या है, क्यों जीना है, या उसके मूल में क्या है, ऐसी बात करें तो उधर चले जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो यदि हम दोनों बातों को सोचें तो अभी यदि हम बात करें तो पूरी रियलिटी जो एग्जिस्टेंस में जो रियलिटी है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, क्योंकि जब हम मानव की बात करते हैं तो मामला सब्जेक्टिव हो जाता है। क्यों सब्जेक्टिव हो जाता है इसको थोड़ा समझेंगे, लेकिन कम से कम इतना तो पता चलता है कि यार आदमी की किडनी होगी तो पूरे वर्ल्ड में किडनी का ज्ञान एक ही टाइप का है कि हिंदू की किडनी और जैन की किडनी और मुस्लिम की किडनी अलग अलग होती है? किडनी एक ही होती है, हार्ट भी एक ही होता है, ब्रेन भी एक ही होता है। अब पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आदमी मुस्कुराए, खुश हो, तो वो खुश होता हुआ दिखाई देता है कि अपन ये बोलेंगे कि अफ्रीका में जब आदमी खुश हो रहा होता है इसका मतलब वो रो रहा है? ऐसा प्रॉब्लम नहीं। पूरी धरती पे कहीं भी आदमी जब मुस्कुराता है तो वो मुस्कुराता हुआ ही दिखाई देता है, खुश, वो उदास है तो उदास ही दिखाई देता है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। दुनिया के सभी लोग खुश रहना चाहते हैं कि उदास रहना चाहते हैं? खुशी रहना चाहते हैं। दुनिया के सभी लोग अपने परिवारों में सभी संबंधों में तृप्ति चाहते हैं कि फरियाद शिकायत चाहते हैं? तृप्ति ही चाहते हैं। धरती के सभी मानव अभाव से मुक्त होना चाहते हैं, भय से मुक्त होना चाहते हैं कि अभाव और भय के साथ जीना चाहते हैं? तो मौलिक रूप में देखेंगे तो मानव एक ही जैसा है, ना शरीर में अंतर है, ना उसकी हेलो ना शरीर में अंतर है, ना उसकी उस यूनिवर्सल अपेक्षाओं में अंतर है। उसकी जो मूल चाहनाएं हैं, उसकी जो मूल अपेक्षाएं हैं, वो भी पूरे विश्व के सभी मानव के लिए एक ही है। इसको हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि यदि इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, यदि वे पूरा अस्तित्व इस धरती पे जब मानव पहली बार आया, जब वो गुफा में रहता था, तब वो हिंदू था कि मुस्लिम था? मानव ही था। तो धीरे धीरे हम इस जगह में आए कि जैसे हम एटम को पढ़ाते हैं, तो एटम के कितने मॉडल आपने पढ़े? एटम के कितने मॉडल आपने पढ़े? याद है कि नहीं? सब भूल गए? कितने मॉडल पढ़े? कौन कौन सा मॉडल था? नील्स मॉडल, और क्या? रुदरफोर्ड मॉडल, डाल्टन मॉडल, और क्या? बोर्स मॉडल। ऐसा 4-5 मॉडल पढ़े थे। ये 4-5 टाइप के परमाणु है कि परमाणु एक ही टाइप का है, एक ही तरह का है, उसको समझने के लिए ये 5-6 प्रयास हुए। सच्चाई एक ही है। उस एक सच्चाई को समझने का जब प्रयास हुआ तो किसी ने उसको एक, जैसे कहते हैं 6 अंधों ने हाथी देखा, तो कैसा देखा? किसी ने पूंछ देखी तो बोले हाथी रस्सी जैसा होता है, किसी ने पेट देखा तो बोले दीवार जैसा होता है, किसी ने पैर देखा तो पिलर जैसा होता है, किसी ने कान देखा तो बोले सूपा जैसा होता है। पर अच्छी बात है कि इन 6 लोगों ने परमाणु को ही देखा, लेकिन एक ने जैसा देखा उसने वैसा मॉडल दिया, दूसरे ने देखा तो उससे बेहतर देखा, तीसरे ने देखा तो उससे बेहतर देखा। तो साइंस में हम लगातार ये कह रहे हैं कि भी किसी भी सच्चाई को समझने के प्रयास हम कर रहे हैं, और धीरे धीरे एक बार जब पूरा देख लेंगे, कंप्लीटली देख लेंगे, तो फिर मॉडल एक ही होगा कि अनेक होंगे? और जब हम पूरा देख लेंगे तो पुराने जितने मॉडल है उसका क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? वो इतिहास कहलाएगा। वो समझने की जर्नी कहलाएगा कि किसी एक सच्चाई को समझने की मानव जाति ने जर्नी किया। उस जर्नी में पहली बार जब उसने पहचाना तो उसने ऐसा पहचाना, दूसरी बार पहचाना, 10वीं बार में उसने पूरा पहचाना। अब हम पूरा पहचानते हैं, इसलिए इन सबको धन्यवाद देंगे कि नहीं देंगे? सबका धन्यवाद। वैसे ही ये धर्म और अध्यात्म क्या है? ये धर्म और अध्यात्म भी उसी एक सच्चाई को साइंटिस्ट नियम बनाता है कि नियम पहचानता है? जब हम आइंस्टीन का नियम बोलते हैं तो वो आइंस्टीन का नियम है कि आइंस्टीन के द्वारा पहचाना गया नियम है? महापुरुष नियम बनाता है कि महापुरुष नियम पहचानता है? इससे ये समझ में आया कि जो अस्तित्व में सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो ना भगवान महावीर की है, ना भगवान बुद्ध की है ना?
वो ना आदरणीय नागराज जी की है और ना किसी मोहम्मद की है, ना किसी, जो भी सारे महापुरुष दुनिया में हुए हैं उन सब ने उसी एक सच्चाई को पहचानने की कोशिश की है, उस देश काल परिस्थिति में अपने अपने शब्दों में कहा है, उस देश काल परिस्थिति में अपने अपने तरह का, जैसा वो वेशभूषा पहनते थे उनके फॉलोअर वैसा पहनने लगे। जैसे देखा ओशो के फॉलोअर कैसे होते हैं, वैसी टोपी पहन लेते हैं, वैसी गाड़ी रख लेते हैं, कपड़ा पहन के वैसी टाइप के, वो नेचुरली भी हो जाता है। मैं बचपन में सोचता था ये जिनकी शक्ल मिलती होगी ना उनकी शादी कर देते हैं, कि मेरे को सब पति पत्नी की शक्ल एक टाइप की दिखती थी। तो बाद में समझ में आया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम किसी को बहुत गहरे में स्वीकार लेते हैं तो उसकी सब चीज का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो जिन लोगों ने जिसको माना उसकी जीवन शैली को ले लिया, उसके कपड़े को भी ले लिया और एक नया सेक्ट खड़ा हो गया है ना। कबीर वाले जो कबीर को जो मानते हैं वो कबीर टाइप की वेशभूषा पहनते हैं, जो ओशो को मानते हैं ओशो टाइप की वेशभूषा पहनते हैं। अब जो अरब में पैदा हुआ होगा वहां पानी वैसे ही नहीं था तो पजामा बार बार खराब होगा तो ऊंचा पहन लिया होगा। तो इससे क्या पता चला, सभी धर्म और अध्यात्म, पूरी धरती पे जो कुछ भी धर्म और अध्यात्म के नाम पे चल रहा है वो क्या है, वो किसी एक ही सच्चाई को समझने के अलग अलग प्रयास हैं कि उसमें विरोध है। यदि अब हमारा ध्यान जाता है, थोड़ा हम खुल के फैल के सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूरी धरती पे जो कुछ भी धर्म और अध्यात्म के नाम पे चल रहा है इसके मूल में इंटेंशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इन्हीं सारे लोगों की महिमा है। जब आप वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो एक मनोरमा बुक चलती थी, हम जब कभी कॉलेज में हुआ करते थे, आजकल चलती है कि नहीं चलती है, चलती है हाँ। उसमें वो तमाम तरह का वो जीके है ना, पूरा जीके उसमें रहता है। तो उसमें मैंने कभी पढ़ा तो लगभग 450 लोगों के नाम थे जिन्होंने स्पोर्ट्स में, अध्यात्म में, समाज में ना, कल्चरल में, पॉलिटिक्स में कोई इंटरवेंशन किया ऐसे, और फिलॉसफी में है ना, ऐसे 450 लगभग प्लस माइनस ऐसे 450 लोगों के नाम थे। तो मेरे को लगता है कि यदि इनमें से स्पोर्ट्स या कुछ चीजों को हम बाय द वे हटाना चाहें तो संगीत वंगीत हटाना चाहें तो ठीक है, नहीं हटाना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 450 वो लोग हैं जिन्होंने मानव जाति को जंगल युग से निकाल के यहां तक पहुंचा दिया। ऐसा बोलना ठीक है कि नहीं? और भी कुछ होंगे जिनके नाम नहीं लिखे होंगे, लेकिन कुछ लोग होते ही हैं जो अपने समय से बहुत आगे का सोच रहे होते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने समय से बहुत आगे देख रहे होते हैं। तो इन तमाम लोगों को धन्यवाद है। तो उन सारे लोगों का नाम हम पढ़ते हैं, उन सबको हम याद करते हैं। तो इसका मतलब है यदि एग्जिस्टेंस जैसा है, रियलिटी जैसी है, उसको हम वैसा देख पाएंगे तो अभी तक के सारे प्रयासों का सम्मान करेंगे कि उनका विरोध करेंगे? तो फिर हमको ध्यान आएगा कि ठीक है भाई, ये कुल मिला के उसी एक सच्चाई को उद्घाटित करने का, व्यक्त करने का अलग अलग देश काल परिस्थिति में अलग अलग लोगों ने कोशिश किया। फिर हम ये भी देखेंगे यार इस ग्रंथ में क्या कोशिश हुई, इस पंथ में क्या कोशिश हुई, इसमें कितनी सच्चाई सामने आई, इसमें कितनी सच्चाई सामने आई। साइंस ने इसको, मॉडर्न एजुकेशन ने इसको काफी अच्छा किया। जैसे किसी को इंजीनियरिंग में जाना है तो क्या करता है, जेई देता है। किसी को मेडिकल में जाना है, नीट देता है। अब इससे फर्क पड़ता है कि कौन से बोर्ड से है, वो यूपी बोर्ड से आया कि गुजरात बोर्ड से आया कि सीबीएसई बोर्ड से आया कि आईबी बोर्ड से आया कि आईसीएसई बोर्ड से आया। कोई स्टेट से आओ, कोई बोर्ड से आओ, इंजीनियरिंग में जाना है तो जेई दे दो, मेडिकल में जाना है तो नीट दे दो। ऐसा तरीका हमने, एक और बढ़िया एग्जाम्पल कहना चाहूंगा, जैसे कि जितनी भी फिजिकल चीजें हैं उनका कोई आईएसआई आईएसओ होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, आईएसओ। आजकल कंपनीज का भी और तमाम चीजों का आईएसओ होता है। हमारी ज्यादा प्रॉब्लम मशीन से है कि मानव से है? हमको मशीन तंग कर रही है कि मानव तंग कर रहा है? मानव तंग कर रहा है। हमने दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया? जोर से बोलो। अपनों से। अपनों से पाया कि अपने आप से पाया? अपने आप से। थोड़ा और घर में आ गए, जल्दी नजदीक आ गए, है ना। देने वाले ने मेरे को 1947 में गाली दिया था और मैंने उसको कितनी बार याद किया, मैं उसको याद करके कितनी बार दुखी हुआ।
हजारों बार। देने वाले ने दुख कितनी बार दिया था? एक बार। मैं कितनी बार दुखी हुआ? हजारों बार, है ना? तो मैं कितना मेहनती आदमी हूं। हम सब ने बहुत मेहनत करके दुख पाए, और आगे भी कैसी तैयारी है? आगे और बड़ा दुख पाएंगे, इसके लिए संकल्पित है। हम सफल होंगे, है ना? तो इससे एक बात का पता चला कि क्या मानव के कोई मापदंड होने की जरूरत है कि नहीं है? मानव की क्वालिटी का मापदंड होने की आवश्यकता है कि नहीं है? जब एक लड़की शादी के लिए लड़का देखती है, एक माँ बाप अपनी बेटी के लिए लड़का या लड़की देखते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं? क्वालिटी देखते हैं कि क्वांटिटी देखते हैं? अच्छा, क्या देखते हैं? सैलरी कितनी है? सैलरी क्वांटिटी है कि क्वालिटी है? सरकारी है कि प्राइवेट है? क्वालिटी है कि क्वांटिटी है? क्वांटिटी है। जमीन कितनी है? पहले तो ऊंट घोड़ा देखते थे, ठीक है? फिर और देख लेते हैं माँ बाप है कि नहीं। अजय भाई बता रहे थे, कहाँ बता रहे थे? कल बता रहे थे आप, है ना? तो अभी अब जब एक बेटी के लिए माँ बाप उसके लड़का देख रहे हैं, तो ये भी देख रहे हैं कि भाई बहन कितने हैं, जॉइंट फैमिली कैसी है, और ना हो तो अच्छी है ना? तो इस सारी बातों को देखते हैं। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं? क्वांटिटी देख रहे हैं कि क्वालिटी देख रहे हैं? लड़के की मानसिकता कैसी है? बोले सामान्य है तो दारू पीता है तो नहीं चलेगा, अब इंजीनियर है दारू पीता है तो चलेगा, आईएएस हो गया दारू पीता है तो एकदम चलेगा। अब आईएएस के लिए क्या दारू? ये सब तो बड़े लोगों के शौक। तो एक मानव की, यदि मानव की गुणवत्ता को 100 पे रेट किया जाए, उसकी कंप्लीट ह्यूमैनिटी को, उसकी कंप्लीट एक माइंडसेट को 100 पे रेट किया जाए, तो एक मानव की क्वालिटी के मापदंड कुछ होने की, नापने की जरूरत है कि नहीं है? तो यूएचएस, यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स, यदि एक मानव में मानव की क्वालिटी को नापने का तरीका होगा, तो मैं अपनी क्वालिटी को भी नाप पाऊंगा। फिर कौन व्यक्ति किस धर्म, किस साधना, किस पंथ से आया, और सही अर्थों में वो कितना मानव हुआ, बस इतना ही तो चेक करना है। और यदि वो पैरामीटर्स यूनिवर्सल होंगे, तो क्या हम आपस में लड़ेंगे? हमारे घर में लड़ाई किस बात की है? जो माँ बाप को ठीक लग रहा है वो बच्चे को ठीक नहीं लग रहा है, जो बच्चे को ठीक लग रहा है वो माँ बाप को ठीक नहीं लग रहा है, जो पति को ठीक लग रहा है वो पत्नी को नहीं लग रहा है, जो दोनों को नहीं लग रहा है, और जो बॉस को ठीक लग रहा है वो हमको ठीक नहीं लग रहा है। तो सही और गलत का कोई यूनिवर्सल मापदंड होगा कि नहीं होगा? जरूरत है कि नहीं है? तो ये भी ध्यान में आया कि हमारा सारा झंझट माइंडसेट का झंझट है। हम जूझ रहे हैं अपने में, अपनों से, घर में या ऑफिस में हम जूझ रहे हैं अपने आप से। 5 मिनट पहले मेरे को लगता है कि मैं ठीक ठाक आदमी, 5 मिनट बाद दोस्त आके कहता है मेरे तो प्रीलिम्स क्लियर हो गए। अब मेरे को लगता है मैं सुसाइड ही कर लूं। 5 मिनट पहले तक सब ठीक ठाक था। 5 मिनट पहले मेरे को लगता है कि मैं तो एकदम सफल आदमी, 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं। मेरा दोस्त आता है वो बताता है मैं 10 लाख कमा रहा हूं, तो मेरा 2 लाख एकदम खत्म। 5 मिनट पहले लगता है कि तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। अब इसमें मेरे आगे कुछ कहना ठीक नहीं। ये क्यों इतना चेंज हो रहा हूं मैं? तो हमारी सारी प्रॉब्लम का मतलब है कि इनस्टेबल स्टेट ऑफ माइंड। हमको तलाश है एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड। तो मेरा ये सोचना समझना स्टेबल हो जाए, तो मानव में मानव की गुणवत्ता उसकी सैलरी में होगी कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड में होगी? और स्टेट ऑफ माइंड को नापने का कोई तरीका हो कि नहीं हो? ताकि मैं मेरी स्टेट ऑफ माइंड भी नाप सकूं, आप भी अपनी नाप सको, मेरी से आप सहमत हो सको, आपकी से मैं भी सहमत हो सकूं। तो फिर हमारे बीच में झगड़ा नहीं होगा कि सही कौन, गलत कौन, उचित क्या, अनुचित क्या, करूं कि नहीं करूं, है ना? हर चीज के बारे यदि मेरी क्लैरिटी पाने का कोई तरीका मेरे पास आ जाता है, इस अनुसंधान का एक और बड़ा आश्वासन है।
जो बोर्ड पे लिख भी दिया गया है, आपका ध्यान कितना गया। ये अभियान, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में, इसका एक नाम दिया आदरणीय नागराज जी ने ही दिया, जिनके माध्यम से अनुसंधान हुआ कि ये प्रश्न मुक्ति अभियान है। आप प्रश्न ले आओ पूरी दुनिया जहां से कहीं से भी, आपको प्रैक्टिसेबल आंसर मिलेगा और आप कहोगे कि प्रैक्टिसेबल आंसर मिला है। आप कल्पना कीजिए, कल्पना करके देखिए कि आपको जिंदगी के हर डायमेंशन का, पर्सनल लेवल, फैमिली लेवल, मैरिज, समाज, एडमिनिस्ट्रेशन, लोकतंत्र, दुनिया, बाजार, सबके लिए आपके पास एक प्रैक्टिसेबल आंसर होगा, आपके पास कोई प्रश्न ना होगा, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा? हर चीज का प्रैक्टिसेबल आंसर आपके पास होगा तो आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा? इसी को स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। तो इसका मतलब एक बात समझ में आया कि मैं कंफ्यूजन के साथ में स्टेबल होता हूं कि मैं सॉल्यूशन के साथ में स्टेबल होता हूं। और सॉल्यूशन वो जो दूसरों को बताने के लिए कि खुद की जिंदगी में काम आ जाए। कई बार अपन दूसरों को बता देते हैं, अपने काम नहीं आ रहे, ऐसा भी हो जाता है। तो सॉल्यूशन वो है जो मेरी जिंदगी में प्रैक्टिसेबल हो, तो उसका नाम सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या कह पाए अपन, कहां पहुंचे? धर्म और अध्यात्म क्या है? धर्म और अध्यात्म क्या है? कौन बोल के बताएगा? मैं बार बार बोलूंगा और फिर आपसे रिपीट करने के लिए कहूंगा, इसलिए आप तैयारी रखें। और ये भी कहना चाहता हूं कि मैं पहले दिन पहला सेंटेंस जो बोलूंगा और आखिरी दिन जो आखिरी सेंटेंस आपके सामने आएगा, ये सब एक ही सब्जेक्ट होगा। अभी हमको उधर फोन दे, उधर माइक दीजिए। अच्छा है, तो वहां अभी हमको अलग अलग सब्जेक्ट सुनने की आदत है, अलग अलग सब्जेक्ट सुनने की आदत है। ये पूरा एग्जिस्टेंस अपने आप में एक ही सब्जेक्ट है कि अलग अलग है? एक ही रियलिटी है कि अलग अलग है? एग्जिस्टेंस में कहीं निशान लगा सकते हैं, इसका नाम फिजिक्स है, इसका नाम केमिस्ट्री है? एग्जिस्टेंस में कहीं लगा सकते हैं, इसका नाम जूलॉजी है, इसका नाम बॉटनी है? एग्जिस्टेंस में सब एक साथ है कि अलग अलग है? सूरज, धरती, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और ये नदियां और ये मानव, सब कुछ तो एक साथ है। यदि एग्जिस्टेंस देखेंगे तो वो अपने आप में को एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, सब कुछ एक साथ है, तो उसकी चर्चा भी एक कैनवस पे है क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड है। तो जो हम चर्चा करेंगे तो शिविर का पहला सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस आपस में कोई कनेक्शन होगा। जब मैं एक सेशन के बाद अगले सेशन में जा रहा हूं तो आप कनेक्शन देखते जाइए। नमस्कार पीछे वाले हो, तो आप कनेक्शन देखते जाइए कि एक सेशन से अगले सेशन में क्या आया और कैसे ये आगे बढ़ा, इनके बीच में लॉजिकल कनेक्टिविटी क्या है। क्योंकि मैं 7 दिन में एक ही सेंटेंस बोलने वाला हूं कि एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, बस इतना ही बोलने वाला हूं। 7 दिन में केवल एक ही सेंटेंस बोलूंगा कि एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस। तो ये कोएग्जिस्टेंस कोएग्जिस्ट कैसे करता है, इसलिए मैंने कहा अभी झगड़ा किस बात का है? धर्मों का झगड़ा है, जातियों का झगड़ा है, पैसे का झगड़ा है, रूप और रंग का झगड़ा है। यदि ये सब नेचर में है तो ये कोएग्जिस्ट करता है, इसका कोई कोएग्जिस्ट करने का तरीका होगा। वो दृष्टि हमारी नहीं है, इसलिए कंफ्लिक्ट एग्जिस्टेंस में है कि कंफ्लिक्ट मेरी दृष्टि में है? कंफ्लिक्ट एग्जिस्टेंस में है कि कंफ्लिक्ट मेरी दृष्टि में है? तो मेरी दृष्टि में कंफ्लिक्ट है, वो मेरी परेशानी का कारण है। यदि मेरे सोच में, मेरे समझने में, मेरी दृष्टि में एग्जिस्टेंस समा जाता है तो मैं खुद एग्जिस्टेंस का एक पार्ट हूं और मैं एग्जिस्ट। इसलिए मानव की 2 शानदार परिभाषा है। मानव को मानव इसलिए कहा जाता है कि वो मन से संचालित है। मानव मन से संचालित है, इसलिए उसको एक नाम मानव है। लेकिन मानव का एक नाम व्यक्ति भी है। व्यक्ति, व्यक्ति क्यों बोल रहे हैं? वो संपूर्ण को समझकर व्यक्त कर सकता है, इसलिए उसका एक नाम व्यक्ति है। व्यक्ति ही एकमात्र, मानव ही एकमात्र इकाई है। पशु ऐसा कर सकता है? मानव के अलावा दूसरा कोई एंटिटी ही नेचर में नहीं है जो संपूर्ण को समझकर व्यक्त कर सके। तो संपूर्ण को समझकर व्यक्त करने में समर्थ इकाई का नाम व्यक्ति है। यदि परिभाषा से जाएंगे तो हम मानव है कि नहीं है? है। व्यक्ति है क्या? नहीं। कंफ्यूजन के साथ आदमी व्यक्त कैसे करेगा? मैं आपको कुछ बोलने बोलता हूं तो कितना संकोच मन में हो जाता है कि मैं सही सोच रहा हूं, बोलूं कि नहीं बोलूं। किस बात का संकोच?
क्योंकि उस बारे में आपके क्लैरिटी, आपके कॉन्फिडेंस में कोई ना कोई तो कमी रहती है, इसलिए फिर हमारा बोलने का मन नहीं करता। हम क्या बोलना चाहते हैं? हम हमेशा वो बोलना चाहते हैं जो एकदम क्लियर है, जिसमें मेरे कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि अभी तक जो हमने चर्चा किया धर्म और अध्यात्म के बारे, तो क्या मैसेज आप तक गया? पीछे एक माइक दीजिए, पीछे एक माइक दीजिए। और आपको, हाँ जी बोलिए। जो इस दुनिया की रियलिटी है, जो इस दुनिया की रियलिटी है, उस पे उसके अलग अलग रूट्स है। जो धर्म है उस तक पहुंचने का एक रूट है, वो उस रियलिटी को जानने का। एक ही रियलिटी को जानने के अलग अलग प्रयासों का नाम धर्म और अध्यात्म है ना? और किसी दिन हम पूरा पा लेंगे। एक मिनट पहले इनको सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं। हाँ जी भैया, पहले जी आप सर। बोलिए। सर आपने जो कहा ना उसके हिसाब से धर्म है ना वो मंतव्य है और अध्यात्म है ना वो सत्य है। पर सर कभी कभी अभी जैसे हम जिस मतलब समय में है, उस समय में ऐसा होता है कि हम किसी की बात को सुन के या किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को सुन के हम उसको सच मान लेते हैं। तो सच का पॉइंट ऑफ व्यू भी सबके हिसाब से अलग अलग है। तो उसको हम किसको मंतव्य बोले और किसको सत्य बोले हमको नहीं पता वही है। बात, वही बात है। लेकिन आपका आशय ठीक है, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक तो हमारी आस्था है, सत्य एक है कि परिवर्तनशील है। सर वो तो अभी सबके देख, point of view मानते पे- तो यही है कि सत्य एक है। जी अभी वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं या उसमें कंफ्यूजन है। लेकिन सत्य, जैसे नियम के बारे क्या बोलेंगे? नियम परिवर्तनशील होता है कि नियम शाश्वत होता है? नियम की परिभाषा ही है, जो बदलता नहीं है उसी का नाम नियम है। जो बदल जाए वो नियम कैसा? तो नियम, सत्य, इन सब बातों से हमारा जो फेथ है वो यही है कि सत्य का मतलब कोई चीज शाश्वत है जो बदलता नहीं है, उसको सत्य बोल रहे हैं। सर पर संसार का तो यही नियम है ना कि परिवर्तन ही सबसे शाश्वत है। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो जड़ संसार का यही नियम है। लेकिन जब अस्तित्व में जाएंगे तो जड़ के अलावा भी रियलिटी है जो नहीं बदलता है। तो जड़ संसार क्यों परिवर्तनशील है? क्योंकि एटम परिवर्तनशील है, इसलिए एटम से बनी हर चीज परिवर्तनशील है। तो जड़ संसार परिवर्तनशील है, लेकिन नियम परिवर्तनशील है क्या? जी सर ओके। नियम परिवर्तनशील नहीं है। तो जब हम कह रहे हैं सब कुछ बदल जाएगा, इसका मतलब क्या बदल जाएगा? जड़ संसार बदल जाएगा। जी क्या हो जाएगा? रूप परिवर्तन हो जाएगा। इतना ही होने वाला। ओके सर थैंक यू। बढ़िया बढ़िया। तो इस चर्चा से थोड़ा सा हम और दूर चले। और क्या मैसेज गया आपका इस चर्चा से? और क्या मैसेज गया आपका? देखो, हम सबकी ना सुनने का एक एरिया ऑफ फोकस है। किसी को सुनने से कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, दूसरे को कोई दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। तो जब ये ऐसे चार लोग बोलेंगे तो एक व्यू आ जाता है कि हाँ भाई पूरी बात क्या हुई। तो अभी जो मैंने आपसे बोला उसमें से क्या मैसेज आप तक गया? माइक। कोई एक ऐसा थॉट होगा जिससे हम सब फॉलो कर सके सभी धर्मों के, और टिल द एंड जो पाना है वो पा सके। क्या पा सके? मैं को सत्य की पहचान क्या होगी, जैसे पीछे भाई ने कहा, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ, तो इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बात तो ये हमको स्वीकार हो रही है कि हम समझें कि नहीं समझें, जो पूरी कायनात है, जो पूरी सृष्टि है, जो पूरा एग्जिस्टेंस है, ये अपने आप में एक ऑर्डर है, व्यवस्था है कि डिसऑर्डर है? ऑर्डर है। ये तो हमको स्वीकार हो रहा है ना? समुद्र में लहरें जैसे चलती हैं, उनके हजारों साल आगे का प्रोजेक्शन हम कर सकते हैं। सूरज, धरती, चांद, सितारे जिस नियम से चलते हैं, इसलिए हम कैलेंडर को हजारों साल आगे का बना सकते हैं। इसलिए हमको ये भरोसा होता है कि ये अपने आप में किसी नियम से चलते हैं। तो अस्तित्व में रियलिटी एक है, सच्चाई कोई एक है। हो, क्या बात है, आपको भविष्य पता रहता है? इसका मतलब अस्तित्व में रियलिटी एक है, और यदि हम सब उस रियलिटी को समझ गए तो इसका प्रमाण क्या होगा? किसी रियलिटी को हम कंप्लीटली समझ गए तो इसका प्रमाण क्या होगा? है? हाँ बोलो बोलो।
धर्म के नाम पे लड़ाई बंद हो जाएगी, और क्या होगा। तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि यदि हमने सबने ये पहचान लिया कि पानी पीने से प्यास बुझता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, तो प्यास लगने से सारी दुनिया के पानी पीते हैं कि दारू पीते हैं? ऐसे तो नहीं मैं आज देसी गाय का दूध पीऊंगा, नहीं आज मैं देसी घी पीऊंगा, मिट्टी का तेल पी लूंगा, मैं ऐसा नहीं करता। यदि एक बार मेरे को ये स्वीकार हो गया कि पानी पीने, मैंने ये समझ लिया कि पानी पीने से ही प्यास बुझती है, तो भाई साहब कल्पना में भी पानी के अलावा कुछ नहीं आता। इससे एक शानदार सूत्र हाथ लगता है, क्या? समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। जिस मामले में हमारी समझ बन गई है, उस मामले में कल्पना में भी गलती नहीं हो सकती है। और जिस मामले में कल्पना में भी गलती होती है और एक्शन में भी गलती होती है, उस मामले में मेरे पास समझ है कि नहीं है? नहीं है। कभी मम्मी को देख के लगा कहीं देखी देखी सी लग रही? तो कभी आपके माँ बाप को लगा आपको देख के कि मेरे को तेरा नाम याद नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब है कि जिसको मैं पूरी तरह से स्वीकारा हुआ हूं, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसके बारे में मेरे को कभी कोई शंका पैदा होती ही नहीं। तो यदि मैं पूरे एग्जिस्टेंस के बारे में समझ पाऊंगा, तो मेरे जीने की क्वालिटी कैसी होगी? उसमें कंफ्यूजन होगा कि क्लैरिटी होगी? और क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी ही स्टेबिलिटी है। बस इतनी कहानी है। तो पहले गैप समझेंगे, तब ये समझ में आ गया कि हमारे 5 दिन चलने का तरीका, 7 दिन चलने का तरीका कैसा होगा। जो भी कुछ कहा जाएगा वो एक प्रपोजल है, उसको आप माने, हम ऐसी अपेक्षा आपसे नहीं करते हैं। आप जितने भी उसमें कमियां निकाल सकते हैं या उसमें कोई गैप्स होंगे पहचानने की कोशिश करेंगे, उसका हम मिलकर स्वागत करेंगे, क्योंकि हम चीजों को जानना चाहते हैं। जानने के लिए जो टूल हमारे पास है वो कल्पनाशीलता है, पावर ऑफ इमेजिनेशन है। और यही इस दर्शन की खूबसूरती है कि हम अपनी सोचने की ताकत को जिंदगी को समझने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। और जो कंटेंट है वो क्या है? यदि पूरे एग्जिस्टेंस को देखेंगे तो वो यूनिवर्सल है। यदि यूनिवर्सल है तो हम कह सकते हैं कि वो लॉजिकल है। यदि लॉजिकल है तो वो अंडरस्टैंडेबल है। अंडरस्टैंडेबल है, थोड़ा सा धीरे धीरे आएगी प्रैक्टिस। और यदि कोई अंडरस्टैंडेबल है तो लिवेबल है। लिवेबल है तो एक के लिए है कि सभी के लिए? सभी के लिए है, हैंस प्रैक्टिसेबल है। और प्रैक्टिसेबल है, सभी के लिए है, तो रेप्लिकेबल है। रेप्लिकेबल है, हैंस वेरीफाइबल। क्योंकि साइंस में जब हम कोई चीज पढ़ाते हैं, क्लासरूम में कोई चीज को साइंस में लाते हैं, तो उसका बेसिस क्या है? हम कहते हैं कि लेबोरेटरी में कितनी बार भी एक्सपेरिमेंट करेंगे रिजल्ट सेम आएगा। ये हमारा कॉन्फिडेंस है ना। हम कितनी भी बार मोबाइल पे फोन लगाते हैं, जिसका नंबर लगाते हैं उसको लगता है, और आवाज देख के हम पहचान लेते हैं सही जगह लग गया है। हमको कभी शंका नहीं होती है कभी लगाया किसी को लग गया, कभी लगाया किसी को लग गया, 10 बार में जिसको मैं चाहता था उसको लगा। ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए हमको भरोसा होता है। तो यहां भी हम ये कह रहे हैं, जो हमने कहा था कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी और सब्जेक्टिव रियलिटी, यदि मानव के बारे में हम रियलिटी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो क्या क्लासरूम में बात कर पाएंगे? एक क्लासरूम में सभी धर्मों के बच्चे, सभी जातियों के बच्चे, सभी देशों के बच्चे हो ही सकते हैं। यदि हम किसी एक इज्म को क्लास में लाएंगे तो वो फिर सबके लिए प्रैक्टिसेबल नहीं होगा, सबकी आस्थाएं उसके साथ नहीं चलेंगी। तो इसका मतलब है कि वो तरीका तो काम नहीं आ रहा है। अब मानव के बारे कोई चीज हमने सही पा ली है, तो उसका तरीका क्या होगा? तो उसका तरीका यही होगा कि यदि एग्जिस्टेंस अपने आप में नियम पूर्ण है, तो वो यूनिवर्सल है, तो वो लॉजिकल है, तो वो अंडरस्टैंडेबल है, तो लिवेबल है, प्रैक्टिसेबल है, सभी के लिए प्रैक्टिसेबल है, हैंस वेरीफाइबल है। तो इसलिए बढ़िया सूत्र निकल के आता है, समझना
समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है। ये एक शानदार चीज है जिसको हम वक्त आने पे बार बार यूज करेंगे। समझना स्वयं में होता है, समझने का क्रॉस चेक, समझने की लेबोरेटरी परिवार होता है। यदि मेरे परिवार में भी वही रिजल्ट आ गया, आपके परिवार में भी वही रिजल्ट आ गया, 1000 परिवारों में वही रिजल्ट आ गया, तो उसको वेरिफिकेशन मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो मानव के बारे जब रियलिटी की बात कर रहे हैं तो उसका क्रॉस चेक नहीं समझ पा रहे हैं कि वेरीफाई कैसे होगा। तो हम कह रहे हैं कि वेरीफाई व्यक्ति में होगा, वेरीफाई परिवार में होगा, वेरीफाई समाज में होगा। अभी क्या है जो नहीं हो पा रहा है? अभी क्या है जो नहीं हो पा रहा है? अभी जो हमारी मुसीबत है, गैप्स कहां पे हैं, पहले वो देख लेते हैं, फिर कैसे पूरा करेंगे उसको देखेंगे। अभी गैप्स ये हैं कि एक मानव के रूप में मेरी पहचान का कोई निरपेक्ष आधार मेरे पास नहीं है। कैसे? हमारी पहचान अभी सापेक्ष है कि निरपेक्ष है? रिलेटिव है कि एब्सोल्यूट है? रिलेटिव है ना? रिलेटिव है। तो ये जो रिलेटिव पहचान है, तो मेरे को कभी लगता है कि मैं ठीक ठाक आदमी हूं, और कभी लगता है मेरे को कि पूरी हवा निकल गई है। तो ये जो लगातार परेशान मैं होता हूं, क्योंकि मेरी पहचान कोई एब्सोल्यूट बेसिस मेरे पास नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं शादी में गया और मैंने खाना खाया, और मैंने 2 रोटी खाई, पड़ोसी ने 4 खा ली, तो मेरे को उसको देख के आता है मैं तेरे को 8 खा के दिखाता हूं? ऐसा नहीं आता है। लेकिन दूसरे की गाड़ी, दूसरे का पद देखने से कंपैरिजन आता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? ये रोटी में क्यों नहीं हुआ? गाड़ी में क्यों हुआ? पद में क्यों हुआ? रोटी की पहचान का आधार एब्सोल्यूट है कि कंपैरेटिव है? एब्सोल्यूट है। लेकिन मेरी पहचान का आधार एब्सोल्यूट है कि सापेक्ष है? वो सापेक्ष है। दूसरे का पद देखने से उसके साथ जब मैं कंपैरिजन करता हूं तो मैं हिल जाता हूं। तो रोटी के मामले में क्यों नहीं हो रहा है? गाड़ी के मामले में क्यों हो रहा है? पद के मामले में क्यों हो रहा है? माइक। क्या हुआ? देखो भैया, ऑन करके दो भैया। आप जब भी माइक दें तो ऑन करके दें। हाँ, રોટીમાં નીડ સેટિસ્ફાઈ થઈ જાય, ઓલામાં ગાડીમાં ને એમાં આપણે વોન્ટ સેટિસ્ફાઈ થતી નથી, એટલે तो रोटी में कैसे हो जाता है? આપણને આપણી કેપેસિટી ખબર હોય છે। है ना? तो इसका मतलब रोटी के मामले में शरीर क्लियर सिग्नल देता है भाई और नहीं हो सकता है ना? लेकिन जब मैं दूसरी चीजों के बारे में देखता हूं, वहां मेरे को क्लियर सिग्नल नहीं मिल रहा है जैसा मेरे को रोटी के बारे में मिल रहा है। तो एक बात पकड़ में आ गया कि हमारे सारे अनस्टेबल होने का मतलब हमारे माइंडसेट में लगातार, है ना, ये जो ऊपर नीचे होता है, लगातार जो है ना स्टेबल नहीं रहता है, उसका एक कारण बड़ा समझ में आया कि मेरी पहचान का कोई एब्सोल्यूट आधार मेरे पास है नहीं। जिस तरह से रोटी के मामले में शरीर क्लियरली बता रहा है कि भाई हो गया, उसी तरह से मेरी पहचान के मामले में मेरे पास वो चीज नहीं है जो मैं किसी को भी देखूं तो मेरी पहचान टिकी रहे, वो हिलना डुलना नहीं हो। तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक ये प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो, हमने कहने की तो कोशिश की है ना, साइंस और रिलीजियन में क्या अंतर है? यदि बहुत मोटे कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं तो लगभग साइंस बहुत क्लियरली कहता है कि देखो, ब्रेन होता है और ब्रेन के अलावा कुछ नहीं होता है, आत्मा और ये सब, रूह, ये सब फालतू बात है। और भाव क्या है?
ब्रेन में जो केमिकल लोचा है इसका नाम भाव है। कितने लोगों को ध्यान गया, ये सब आ गया आपके ध्यान में? आपके ध्यान में है कि नहीं? ठीक। और धर्म क्या बोल रहा है? सभी धर्मों में एक समानता है। एक तरफ से सभी धर्म ये मानते हैं कि शरीर को चलाने वाली कोई चीज शरीर से अलग है, उसका नाम रूह है, आत्मा है, एनर्जी है, सोल है, जो भी हो, और वो मरता नहीं है ना? इस तरह की कुछ बात हम करते हैं। तो सभी धर्मों में ये समानता है कि शरीर को चलाने वाली कोई चीज शरीर से अलग है, लेकिन उसके बारे में हमारी क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैंने सुबह भी ये कहने की कोशिश की कि मेरे अंदर कोई चीज है जिसमें लगातार विचार चलता है कि रुक रुक के चलता है? लगातार विचार चलता है। और कितने लोग ये कह सकते हैं कि हम अपने विचारों से परेशान हैं? अब नहीं भी उठाओगे तो मेरे को पता है। हम अपने विचारों से क्यों परेशान हैं? क्योंकि मेरे को ऐसे विचार आते हैं और ऐसी इच्छाएं होती हैं, वो तो अच्छा है, सामने वाले को पता नहीं चलती है ना? अभी वो एलन मस्क एक ऐसी चिप बनाने वाला है जिसको ब्रेन में लगाने से 2 गज दूरी में आदमी खड़ा है तो उसके विचार आपको सुनाई देंगे। और 2 साल में वो चिप मार्केट में आ रही, तो 2 साल बाद का समाज कैसा होगा? है? कैसा समाज होगा? इसका सबसे बड़ा इससे किस तरह के सामाजिक परिवर्तन आने वाले? अरे सोच नहीं रहे हो तुम लोग का काम ही सोचना है। यूपीएससी में जो जा रहा है उसका सोचना ही काम है बस। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2 साल में ऐसी चिप आ जाएगी जिसको ब्रेन में लगाने से 2 गज दूर आदमी आपके सर्किल में आ गया तो उसके विचार आपको कॉन्स्टेंटली सुनाई दे रहे हैं क्या सोच रहे हैं। तो आने वाले 2 साल बाद का समाज कैसा होगा? है? है? पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ और करना नहीं पड़ेगा, एक बड़ा चेंज तो ही आ सकता है। और घर में क्या चेंज आने वाला है? फैमिली के अंदर झूठ नहीं बोल पाएंगे। और पति पत्नी संबंध में क्या चेंज आने वाला है? झगड़े बढ़ जाएंगे। पति पत्नी संबंध में एक बड़ा चेंज आने वाला है कि फिर वो एक रूम में नहीं सो सकते, कि सारे सुन लेगा तो फिर ऐसे साथ में नहीं रहेगा। तो खैर मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे विचार और ऐसी इच्छाएं हमारे अंदर लगातार चलती रहती हैं जो मेरे को ही सोचने से परेशान करती हैं और मेरे ना चाहने के बावजूद भी मुझसे नियंत्रित नहीं होती हैं और मेरे अंदर वही चलता है और ये मेरे को परेशान कर डालता है। कभी सोचा ये ऐसा तमाम जो भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है ये मेरे अंदर कहाँ चलता होगा? कोई तो जगह होगी ना इसकी। भाई हार्ट की कोई जगह है, किडनी की कोई जगह है, लीवर की कोई जगह है, फेफड़े की कोई जगह है, ब्रेन की कोई जगह है। ये सोचने की मशीन कहाँ काम करती है? और यदि मेरे को उस लोकेशन का पता चल जाए या मेरे को उस ताकत का पता चल जाए और मेरे को ये हैंडल करना आ जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। तो देखो कहने की कोशिश तो की है। तो इसका एक ध्यान तो आ गया कि कितने लोगों की ये मान्यता है कि ये सोचने का काम, भाव की दुनिया, ये शरीर में है कि शरीर के अलावा कोई रियलिटी है उसमें है? क्या मानते हैं अपन? इसमें काफी सारा मतभेद हो सकता है। कितने लोग ये मानते हैं कि ये भाव की दुनिया, विचार की दुनिया, सुख दुख की दुनिया, ये जो मेरे अंदर चलता है ये सारा ब्रेन में हो रहा है कि ब्रेन शरीर के अलावा कोई चीज है उसमें हो रहा है? तो सर्वे कर लेते हैं। कितने लोग मानते हैं कि ये ब्रेन में ही होता है? कितने लोग ये मानते हैं कि ये ब्रेन के अलावा, शरीर के अलावा कोई चीज है जिसको किसी ने रूह कहा, किसी ने आत्मा कहा, या किसी ने मैं कहा, किसी ने सेल्फ कहा, उसमें होता है? ऐसा कितने लोग मानते हैं?
ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। भाई यदि ये केवल शरीर में ही होता तो फिजिकली इसको कोई तो इसकी लोकेशन अपने को मिल ही जाती। और ब्रेन के तो अब लगातार जो एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले ये बोल रहे थे कि ब्रेन की कोई एक लोकेशन कोई एक काम करती है, एक्सीडेंट होने से पता चला कि वो लोकेशन डैमेज हो गई तो ब्रेन की दूसरी लोकेशन ने वो काम करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि ये पता चले कि कोई चीज कहां पे है तब तो उसको हैंडल करो। देखो ये कितना कम हो गया ये रेशो। आप सबकी एज लगभग 30 साल के नीचे है। आप में से अधिकांश लोग, मेरे को लगता है कि क्लियर वोटिंग हो जाए। अब हम तीनों वोटिंग करते हैं, 3 वोटिंग करते हैं। एक वोटिंग ये करेंगे कि कितने लोगों को लगता है कि ये सोचने विचारने का काम केवल और केवल, या ये भाव और विचार की पूरी दुनिया केवल और केवल ये ब्रेन में होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। एक वोटिंग ये करेंगे। दूसरी वोटिंग ये करेंगे कि ये भाव और विचार की पूरी दुनिया ब्रेन के अलावा कोई और भी वास्तविकता है जो शरीर से अलग है, जिसमें ये चल रहा है, जिसको मैं बोले, आई बोले, सेल्फ बोले, है ना, कुछ और नाम दिया। या बाकी फिर तीसरी एक स्थिति आएगी कि कंफ्यूजन है। 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो कंफ्यूजन है हम ये बोल सकते हैं, या हम केवल शरीर ब्रेन में हो रहा है ये बोल सकते हैं, या ब्रेन के अलावा कुछ और भी होता है हम ये बोल सकते हैं। तो कितने लोगों को लगता है कि केवल ब्रेन में होता है और कुछ नहीं होता है? हाथ उठाइए। लगभग कितना % बोलेंगे? हाथ ठीक से उठाइए, ठीक से उठाइए, हाथ अच्छे से उठाइए, संकोच ना करें। है लगभग 20%। कितने लोगों को लगता है कि ब्रेन के अलावा कुछ और भी है? संकोच ना करें, अच्छे से उठाएं। उससे थोड़े से ज्यादा, उससे थोड़े ज्यादा, लगभग 30-40 तक चला गया। कितने लोगों को लगता है कि टोटल कंफ्यूजन है? संकोच ना करें, अच्छे से उठाएं। तो देखो कंफ्यूजन वाले हाथ सबसे ज्यादा है। अच्छी बात है कि आप इस बात पे कंफ्यूज नहीं हो कि मैं कंफ्यूज हूं। इतनी तो क्लैरिटी होना कम से अपने कंफ्यूजन पे क्लैरिटी आ जाए, ये भी एक क्लैरिटी। वेरी गुड। अब एक चौथी कैटेगरी और है, जिसने तीनों में हाथ नहीं उठाए वो हाथ उठाओ। कोई नहीं, आप सबके लिए जोरदार ताली। शानदार। मेरा कमिटमेंट है, आपको 7वें दिन एक ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहां आप बोलोगे कि कहीं पहुंच गए हैं और मजा आ गया। शर्त है, आजकल सब चीजें ना नीचे स्टार लगा देते हैं। कंडीशन अप्लाइड, कंडीशन अप्लाइड। तो कंडीशन अप्लाइड है, कंडीशन अप्लाइड है। कंडीशन बस एक ही है, आप बोर्ड के साथ लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड चल पाए, आप सुन पाए, ये कंडीशन। क्योंकि मैं बोल रहा हूं आप कुछ और सोचने लगे तो फिर उतनी देर का मिस हो गया। और इसकी पूरी कनेक्टिविटी ऐसी है कि जैसे वो मकान बनाते हैं ना, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, दूसरी ईंट के ऊपर तीसरी ईंट, तो ये बीच की एक ईंट निकाल देंगे तो क्या होगा? तो पूरा ये लॉजिक धीरे धीरे ऐसे बिल्डअप होता हुआ जाएगा। आपको बस एक ही काम करना है, और मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इस यूपीएससी को क्रैक करके जो आपको सुकून मिलने वाला है उससे कम सुकून इसमें नहीं मिलने वाला है, और उसके बाद उसको क्रैक करने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। क्योंकि 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 एक मेरा किया हुआ सर्वे है, वो आपको बताता हूं। संयोग रहा जब मैं इस दर्शन में आया और मैंने इसको, क्योंकि मैं काफी कीमत चुका के आया था, मैंने जिंदगी की कीमत चुकाई है ना, तो मैं इस कंटेंट को बहुत अप्रिशिएट कर पाया और मैंने बहुत ताकत लगाई और मैंने आज तक लगाई हुई है, इसमें कभी मेरा उत्साह कम नहीं हुआ। संयोग से आईआईटी दिल्ली के साथ में मेरे को, मैंने शायद 8-10 वर्कशॉप्स की हैं, 8-8 दिन की। कभी हमने भी आईआईटी एग्जाम दिया था, तो हमको पहला पेपर ही देके समझ में आ गया था, सिलेक्शन हो गया, तो हम दूसरा देने गए ही नहीं। इतनी क्लैरिटी थी, तो पहले से क्लैरिटी।
क्नॉट प्लेस के पास हमारा कोई सेंटर पड़ा था एजुकेशन स्कूल का, तो पहला देखिए अपने को समझ में आ गया, तो उसके बाद अपन केवल क्नॉट प्लेस घूमते थे। लेकिन ये बात भी ठीक है कि आईआईटीज इंजीनियरिंग के सबसे सम्मानित संस्थान है। तो जब संयोग ऐसा बना कि जिंदगी की कभी तलाश शुरू हुई और जिंदगी के साथ कुछ काम किए, तो संयोग से वो फिर आईआईटी दिल्ली बीच में आ गया। तो मैं बच्चों का सर्वे किया करता था, तो मैंने पाया कि लगभग 25% बच्चे प्लस माइनस ऐसे हैं जो थ्रू आउट टॉपर, वो क्लास टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर, आईआईटी, ऐसा एक ब्रांड मिला। लेकिन 70% प्लस माइनस बच्चे ऐसे भी मिले जो 8 तक बिल्कुल सामान्य थे, और किसी को चाचा की माँ बात लग गई, किसी को मामा की बात लग गई, किसी को दोस्त की बात लग गई, और किसी ने अखबार से पढ़ लिया, किसी ने कुछ देख लिया, और मेरे को लग गया, और मैंने 2 साल एक कर डाले, मैंने 3 साल एक कर डाले, और मैं आईआईटी पहुंच गया। तो इससे इस सर्वे से एक बात का पता चला कि कोई भी व्यक्ति स्पेशल नहीं है। सोचने समझने की कैपेसिटी एक भिखारी के पास जितनी है उतनी ही किसी महापुरुष के पास। फर्क किस बात का है? वो बचपन में एक अपन नहीं करते थे स्कूल टाइम में, वो लेंस लगा के कागज जलाते थे, लेंस लगाया और कागज जला दिया। तो जिन लोगों की एनर्जी बहुत फोकस्ड है, किसी की बचपन से फोकस्ड है, और किसी की किसी घटना की वजह से फोकस हो गई ना। जैसे हम लोग तो बहुत सामान्य लोग रहे हैं, ना पढ़ने में कभी बहुत अच्छे रहे, ना खेल में अच्छे रहे, ना कोई और चीज में बहुत अच्छे रहे, और कोई दिन जिंदगी पे बात लग गई, यार ये तो जिंदगी नहीं है, उसके बाद से हमेशा फोकस्ड है। जब से फोकस्ड हुए सबसे अच्छे रिजल्ट अंदर भी आ रहे हैं, बाहर भी आ रहे हैं। तो कोई लोग किसी घटना से फोकस्ड हो गए, किसी एरिया में, चाहे स्पोर्ट्स में हो गए, और जिन भी लोगों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया, उन सबका एक ही सूत्र है कि उन्होंने जिस काम को किया बस उसको प्यार किया। प्यार ही वो अनवरत ऊर्जा है जो लगातार हमको किसी एक जगह में टिकाए रखता है। किसी को स्पोर्ट्स से प्यार हो गया, किसी को रिसर्च से प्यार हो गया, किसी को समाज से प्यार हो गया, है ना, किसी को कोई चीज से प्यार हो गया। जिसको जिससे प्यार हो गया उसने अपनी जिंदगी लगा दी। तो एक ही बात कहना चाहता हूं, एक ही बात समझ में आई कि ये आदमी के अंदर की जो मशीन है ना, ये उसको भी पता नहीं है मैं कब फोकस होऊंगा और क्या चीज पे फोकस होऊंगा, ये मेरे को भी पता नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जब आप मॉल में जाते हो, कई बार आपको नहीं पता होता कि मैं क्या खरीदूंगा। दुकान में जाके कोई चीज सामने दिख जाती है, बस हाँ ये तो लेना है, पहले से नहीं पता थी, कोई बताता भी तो आप पहचान नहीं पाते, लेकिन जब कोई चीज सामने आती है तब आप अपनी चीज को पहचान लेते हो। तो बिल्कुल मेरे को लगता है जिंदगी भी ऐसी ही है। कोई घटना, कोई बात, कोई विचार से कोई क्षण में हम कनेक्ट हो जाते हैं और ये पहचान लेते हैं यार ये तो मेरी चीज है, और फिर हम जिंदगी लगा देते हैं। तो एक बात समझ में आई, धरती के सभी मानव में सोचने का पोटेंशियल सीमित है कि असीमित है? सोचने की क्षमता सीमित है कि असीमित है? सभी मानव में। इसमें अमीर गरीब, कोई धर्म जाति, स्त्री पुरुष, महिलाओं में सोचने की क्षमता ज्यादा है कि पुरुष में? दोनों में। यहां कोई अंतर करते ही नहीं बनता है। शिक्षित में ज्यादा है कि अशिक्षित में? दोनों में। तो विश्व का कोई धर्म, कोई देश, कोई जाति, कोई काल, इसमें हम सभी समान हैं। फर्क किस बात का है? फोकस्ड होने का। फर्क एक ही है, बस मेरे को कोई दिन कोई चीज दिख गई कि ये मेरी है, वहां आदमी अपनी पूरी ऊर्जा लगा दे रहा है। ये जो सोचने की मशीन है, इसको यहाँ पे खोल के देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही खोलेंगे जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, है ना? हाँ, ऐसे ही खोलेंगे। और आपको देख के हो सकता है बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई चीज क्लिक होगी, है ना? कोई को इन्हीं 7 दिन में क्लिक हो जाएगी, कोई को धीरे धीरे क्लिक होता होना बना रहेगा। लेकिन इस बात पर उनको भरोसा हो जाएगा कि ये सोचने की मशीन हम सबके पास एक जगह, जिस दिन वो मशीन क्लिक हो गई, जो सोचने की मशीन है वो खुल गई, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? वो आधार मिल जाएगा। क्योंकि वो मेरी, जैसे पेट में बताया था कि खाना हो गया, वैसे ही फिर वो मशीन बताएगी हो गया।
फिर किसी का कंपैरिजन प्रभावित, अच्छी चीजों को देख के हम प्रभावित होते ही हैं, होना ही है, लेकिन किसी चीज को देख के नेगेटिवली प्रभावित हो, अपनी क्षमता कम पड़ जाए, अपने आप को छोटा महसूस करूं, ये मानव के लिए कभी भी उचित नहीं है। तो दोस्तों, एक चीज जो मेरे पास मिसिंग है, मेरी पहचान का कोई निरपेक्ष आधार होगा। रोटी पहचानने का है, खुद को पहचानने का नहीं है। इसका मतलब होगा, लेकिन मुझको पता नहीं है। दूसरी एक हमारी समस्या है जिसको आपने बोर्ड पे भी लिखा, और लेकिन उसका एड्रेस आपको नहीं पता है। क्या? दोनों प्रॉब्लम मैं लिख देता हूं। दूसरी एक बड़ी समस्या हमारी है, यार तुम तो मेरे से ज्यादा अच्छा लिखोगे, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं? मैंने जिंदगी में एक सिद्धांत बना रखा है, जो दूसरा कर सकता है वो अपने को नहीं करना है। आ जाओ, है ना? ऐसे कुछ कुछ बातें हम लिखेंगे। अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता। थोड़ा छोटा लिखना ताकि आ जाए माल। अपनों के साथ तृप्ति, छोटा छोटा लिखो, छोटा, ताकि वो आ जाए, है ना? क्योंकि अपने को दो चार चीजें, और बोर्ड आपका छोटा है, हम बोर्ड यूज करते हैं 6x4 के कम से कम 3 बोर्ड, है ना? तो वो बहुत सारा कंटेंट आंख के सामने रखा रहता है, तो अपने को कंसंट्रेट करने में इजी होता है। अपनों, हाँ, गुड, बहुत बढ़िया। अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता। अपनों के साथ, जैसे मैंने पूछा कि अपनों से दुख पाया कि परायों से? अपनों से ही पा रहे, है ना? अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता। सारा धर्म, अध्यात्म और विज्ञान ऑक्सफोर्ड से पढ़ो कि कैम्ब्रिज से पढ़ो, सारा सब कुछ करने के बाद ये योग्यता हमारे पास नहीं आ रही है। एक लाइन नीचे और मार दें, ये हमारे पास मिसिंग है। ऑफिस में क्या प्रॉब्लम आने वाली है? यही आने वाली है, जूझ रहे हैं सब हम एक दूसरे से, है? तीसरा, एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी फिजिकल नीड्स को पहचान सके। एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी फिजिकल नीड्स को पहचान सके। आप हिंदी में लिख रहे हो कि गुजराती में लिख रहे हो? नहीं, ठीक है, अब मिटाओ, ठीक है। नहीं, आपको समझ में आ रहा है तो मुझको कोई दिक्कत नहीं, मुझको तो पता ही है, लिखा हुआ, मैं मान लूंगा। एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पहचान सके। आप रेगुलर में, रूटीन में हिंदी में नहीं लिखते होगे ना, इसलिए वो प्रैक्टिस नहीं है। कोई बात नहीं, होता ही है, मेरे को भी कोई बोलेगा तो मेरे को भी लिखने में दिक्कत होगी। पर अच्छा है कि आप गुजराती में भी लिखोगे तो आप तो सब, आप नॉन गुजराती आप में से कोई नहीं होगा, क्योंकि आप तो एक ही समाज के हैं, तो नेचुरल नहीं होना। बढ़िया, तो आप गुजराती में भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएगा, सब समझ जाएगा, बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस, समझ जाएगा। तो देखिए, आपने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारी फिजिकल नीड के लिए सरकारी नौकरी एक अच्छा ऑप्शन है ना? और ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन कितने पैसे होने से फिजिकल नीड पूरी हो जाती है? अब एक दूसरे से पूछ रहे, और सच्चाई यही है कि दूसरे से ही पूछना पड़ता है कि तेरे पास कौन सी गाड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो देखो देखो, सभी एक साथ ध्यान से सुनना, 3 चीज बता रहा हूं। आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में रहे कि दूसरे के हाथ में रहे?
आपकी स्टेट ऑफ माइंड आपके हाथ में रहे कि दूसरे के हाथ में रहे? आपकी खुशियां आपके हाथ में रहे कि दूसरे के हाथ में रहे? आपकी जिंदगी आपके हाथ में रहे कि दूसरे के हाथ में रहे? उसके तीन ही पिलर, तीन ही चीजें क्या, सॉरी, तीन ही चीजें क्या? मेरी फिजिकल नीड्स मेरे हाथ में है और वो पूरी है, तो मेरे को आपके सामने हाथ फैलाने की जरूरत, मैं हाथ फैलाऊं नहीं, लेकिन अंदर में चलता रहता है ना, मेरे को पैसा और कहीं से मिल जाएगा क्या? तो जो अंदर में चलता रहता है ये मेरे को तोड़ देता है। तो मेरे को क्लियरली पता है कि मेरी फिजिकल नीड क्या है और वो पूरी हो गई है और वो पूरी रहेगी, मेरे को इसमें कोई शंका नहीं। एक स्टेट ऑफ माइंड। मेरी ताकत ये है कि मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये ताकत कब आएगी अपने पास? मेरी ताकत ये है कि मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये ताकत कब आएगी? तो तीन ही जगह मैं कमजोर पड़ता हूं। एक जगह मेरी फिजिकल नीड को मैं मानता हूं कि ये पूरी नहीं हुई है और ये सही तरीके से तो पूरी हो नहीं सकती, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और आपने एक बार गलत कदम उठाया तो फिर दूसरा आपसे कितने गलत कदम उठवाएगा और आप अपनी जिंदगी दूसरे को गिरवी रखने के लिए बाध्य होंगे। आपकी ताकत एक ही है कि आपको पकड़ा नहीं जा सकता। खूंटी टांगना है तो, कपड़ा टांगना है तो खूंटी की जरूरत होती है ना। अब खूंटी लगाई ही नहीं, खूंटी ही नहीं है आपके पास, तो टांगोगे क्या? तो आपकी एक ही ताकत है, नंबर एक, मेरी फिजिकल नीड्स का मुझको पता है। वो थी ना, वो सिंघम थी ना, सिंघम, सिंघम नहीं थी, वो पिक्चर थी एक, उसमें सिंघम बोलते थे इंस्पेक्टर को, है ना? क्या बोलता था? माइक दो इनको, माइक दो, माइक दो, माइक दो, माइक दो। एक कई सिंघम यहाँ बैठे। मेरी जरूरतें कम है क्योंकि मेरे जमीर में दम है। आए। ये तो आवाज, आपकी आवाज जो है कहीं और के लायक है, तो प्रतिभा का सदुपयोग नहीं हो रहा लगता। अब्बा नहीं मान रहे, थिएटर, हाँ देखो, देखो यार, हम लोग भी पहचानते हैं कुछ। अब्बा नहीं मान रहे थे इसीलिए। फिर से बोलो अच्छे से। हाँ जी, ध्यान से सुनो, अच्छे से बोलो। अरे अब्बा नहीं मान रहे थे इसीलिए ये सब करना पड़ रहा है, वरना थिएटर वगैरह ये सब डायलॉग एक बार फिर से बोलो। मेरी जरूरतें कम है क्योंकि मेरे जमीर में दम है। गुड। तो एक ये है, जमीर में दम रखने के लिए अपनी जरूरत का कंट्रोल अपने पास रखेंगे कि उसका कंट्रोल दूसरे को देंगे? वो कंट्रोल मेरे पास रहना होगा, ठीक। दूसरा, मेरा सुख मेरे पास, मेरा सुख मेरे पास है, मेरा सम्मान मेरे पास है। तीन ही चीजें अपने कंट्रोल में लाने की जरूरत है। मेरी जरूरतें मेरे पास है, मेरा सुख मेरे पास है, मेरा सम्मान मेरे पास है, उसके बाद दुनिया पैर के नीचे। इन 7 दिन में ये करवा देंगे। थोड़ा सा मन लगाना ठीक से, बस थोड़ा सा मन लगाए रखना, बाकी काम हो जाएगा, है ना? क्योंकि अनुसंधान इतना अपने आप में, कंटेंट इतना पावरफुल है कि वो आपको वहां पहुंचाएगा। फिर अब्बा भी मान जाएंगे, अब्बा को भी मना लेंगे। जब हसीना मान जाती है तो अब्बा क्या चीज है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।